जब रिसाइकल की हम बात करते हैं तो आज अगर एक कोई डेड बैटरी अगर बैटेक्स के फैसिलिटी में आती है, व्हाट नेक्स्ट हैपेंस इन नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर दैट बैटरी? ब्लैक मास में को आप ऐसे मान लीजिए कि अगर एक टाटा निक्सॉन की आप गाड़ी की बैटरी लें और उसका केसिंग खोल दें और उसको क्रश कर दे बैटरी को, तो जो पाउडर बनेगा उसको ब्लैक मास बोलेंगे। इस पूरे प्रॉब्लम को हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। और बड़ी सी बड़ी कंपनीज लाइक कोका कोला, पीएनजी हैव डन दैट। बैटरी तो क्या ही है, वो तो कोक की बॉटल्स तक वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। आज की जो बैटरी बना रहा है, कोई भी बैटरी मैन्युफैक्चरर ये नहीं सोच के बना रहा है कि इसको रिसाइकिल भी करना है। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी है, बिकॉज एज बैटेक्स वी हैव ग्रोन, आई वुड से, आउट ऑफ अ कॉलेज लैब। आवर कंपनी डीएनए इज डूइंग एवरीथिंग इन हाउस। If your government is good, they'll give you the good path. If you are on the good path, then you're on the path to success. हमारा तो यही जॉब है, दिन रात हम यही काम करते हैं कि India is living its electric future now. Millions of EVs are being sold. But हमारा एक सवाल हमेशा रहता है कि इन EVs में जो बैटरीज लगी हैं उनका होगा क्या? Probably by 10 years या 15 years later. क्या उनको रीयूज़ किया जाएगा या रिसाइकल किया जाएगा? आज के हमारे गेस्ट उत्कर्ष सिंह, जो CEO हैं बैटेक्स एनर्जी के, उनके साथ कॉन्वर्जेशन में हमने जाना कि इन बैटरीज को कैसे रिसाइकल किया जाता है, वो एक लंबा प्रोसेस क्या है, क्यों 10 साल या 20 साल बाद भी इंडिया को इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या बैटेक्स सिर्फ एक रिसाइकलिंग कंपनी है या उससे भी बड़ा एक विजन है। इस कॉन्वर्जेशन या इस पॉडकास्ट को देखते टाइम हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि यह एपिसोड आपको कैसा अच्छा लगा, या रिसाइकलिंग में और आप और क्या जानना चाहते हैं, या इसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई रियली लव दिस कॉन्वर्सेशन। एंजॉय द शो। सो उत्कर्ष, हमें ये बताइए, बैटेक्स काफी अनयूजुअल सा नाम है, तो Correct. इसमें एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है और नाम आया कहाँ से? करेक्ट। नो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बेसिकली शुरू हुआ जब हम कॉलेज में थे, और कॉलेज में मैं और मेरे को फाउंडर मिस्टर विक्रांत, हम दोनों मिलके एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे थे। एंड दिस इज 2017। एंड क्या हुआ कि एज कॉलेज स्टूडेंट्स आपको हमेशा से था कि ये गाड़ियाँ बना के आप रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में ले जाओगे, और वो पहला साल था जब आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी थी। उससे पहले गैसोलीन बनती थी। Okay. अब उसमें हमें रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के लिए एक लिथियम आयन बैटरी लगानी है। अब हम पूरे मार्केट में गए इंडिया में ढूंढने की लिथियम आयन बैटरी कहाँ मिलेगी। पूरे इंडिया में आप बिलीव नहीं करेंगे कि कहीं पे भी बैटरी नहीं मिल रही थी। Okay. उस पॉइंट पे हमने फिर रियलाइज किया कि वो बैटरी किसी न किसी के द्वारा हमें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर हमने एक प्लेयर को ढूंढा जो कि अपने पंजाब में थे, उन्होंने चाइना से लाके हमको दी। फिर वो बैटरी हम जब भी यूज़ करते थे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलाने के लिए, तो वो बार बार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। Okay. अब हमें सबसे पहले तो ये समझ में आया, विक्रांत और हम दोनों ही हमेशा से एंटरप्रेन्योरियल थे, और हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी था। तो हमारा ये था कि ये एक बार कंपटीशन खत्म हो जाए, इसके बाद इस बैटरी को खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है। और फिर हम जब उसको खोलने लगे तो हमें समझ में आया इसके अंदर तो लिथियम आयन सेल्स हैं। तो तब हमारा विक्रांत का डिस्कशन ये हुआ कि अब हम इंडिया में लिथियम आयन सेल्स बनाएंगे। वाह। अगले दिन से हमारे यहाँ एक 200 करोड़ की मटेरियल साइंस की लैब है। विक्रांत ने वहाँ जाना शुरू किया, सेल को खोल के रिसर्च करना शुरू किया। तो समझ में आया उसके अंदर लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए वो सेल बनाने के लिए। बट एक चीज़ हमें हमेशा से क्लियर थी कि जो बार बार वो प्रॉब्लम फेस करते थे ना कि बैटरी खत्म हो जाती थी, तो हमारा था कि ऐसी बैटरी बनाएंगे जो एक्स्ट्रा चले। तो बैटरी एक्स्ट्रा करके हमने फिर सोचा कि ऐसा करके कुछ करेंगे। तब जब हम अपना नाम ढूंढ रहे थे तो हम लोग बार बार एक्स्ट्रा बैटरी बोलते थे, तो हमें लगा कि बैट एक्स रखते हैं, जिसमें एक्स का मतलब हमेशा होगा कि ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा एक्स्ट्रा चले, कभी ख़त्म ना हो। और लेटर हमें जब अपना बैटेक्स हमने शुरू कर लिया, तब हमें समझ में आया एक्स का बाद में हमें जो अब मीनिंग समझ में आया कि इन्फिनिटी लूप को जब आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो एक बार यूज़ हो जाए वो इन्फिनाइटली चलती रहे, यूज़ हो, फिर से रिसाइकल हो, फिर कंज्यूम हो, फिर रिसाइकल हो, इस इन्फिनिटी लूप के बीच का देखेंगे तो उसको एक्स निकल के आता है जब आप कट करते हैं। तो ऐसी बैटरी जो इन्फिनाइटली चले उसको हम बोले बैटेक्स, और फिर उसमें एनर्जी जोड़ दिया। तो ऐसी बैटरी जिससे एनर्जी जनरेट हो और वो इन्फिनाइटली चले, तो हमने बैटेक्स एनर्जीज नाम रख लिया। वाओ।
सो डेफिनेटली ऐसी एक कंपनी भी बैटेक्स जो Yeah. इन्फिनाइटली चले और ये Exactly. काम करती रहे. थैंक यू, सो दैट इज व्हाट वी विल आल्सो वांट टू सी. थैंक तो जब वो पहला बैटरी खोला, मैं थोड़ा सा खुद भी सरप्राइज हूँ या हाँ, कुछ जानना भी चाहता हूँ. yes. तो कैसा फील हुआ? तो कैसा, कब लगा कि ये कुछ अलग है या ऐसा कुछ करना चाहिए? आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ. बचपन में हम सभी लोग लड़कों का सबसे पसंदीदा खिलौना क्या होता था? रिमोट कंट्रोल कार. बिल्कुल. अब रिमोट कंट्रोल कार को हमेशा आपको चलाने में और उसको रोकने में बड़ा मजा आता था, राइट? सबसे पहली बात तो ईवी को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? वही जो बचपन में हम रिमोट कंट्रोल कार से खेलते थे, वही आगे जाके आज की डेट में ईवी बन गया, राइट? अब जब उस बैटरी को हमने खोला, उसके अंदर हमें छोटे छोटे सेल्स मिले, जो कि बेसिकली आज की डेट में बोले तो 1865 के सेल्स थे, एनएमसी कैटेगरी के. तो हमने जब वो फिगर आउट किया कि उसके अंदर सेल्स हैं, तो हमें लगा इतने सारे सेल्स कैसे लगे. फिर हमने उस पर स्टडी करी. अब ऑफ कोर्स हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स अच्छा था, तो हमें समझ में आया ये सीरीज एंड पैरेलल में लगे और उससे एक एनर्जी जनरेट हो रही है. फिर हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को यूज करके एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. इस तरीके से एक पूरी बैटरी फंक्शन कर रही है. सो फिर हमने अपने प्रोफेसर्स के पास गए और हमने फंडामेंटल समझे. तब हमें समझ में आया, ऑफ कोर्स मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और मेरे लिए सबसे की टॉपिक 2017 में जो सीखना था वो था एआई. बिल्कुल. पर सिमिलरली अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर के लिए देखेंगे, तो उनके लिए था लिथियम आयन बैटरी, और वो आज भी वही है. तो जिस तरीके से डिजिटल साइंसेज में एआई बढ़ रहा है, उस तरीके से आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी या फिर न्यू एनर्जी टॉपिक्स जो हैं, न्यू एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक्स जो है, वो उस तरीके से ग्रो कर रहे हैं. तो हमारा फिर कॉन्सेप्चुअली हमें समझ में आया कि अगर हमें आगे जाके अपना फ्यूचर बनाना है तो लिथियम आयन बैटरी विल बी अ गुड टॉपिक. तो फिर समझ गया पूरी जिंदगी इन सेल्स के अराउंड ही कटेगी. तो कंप्यूटर साइंस से आप आ गए रिसाइकलिंग सेक्टर में. हाँ. तो क्या मैं मान सकता हूँ कि आपके को फाउंडर जो हैं वो किसी और बैकग्राउंड से थे, इसलिए आज आप दोनों काम कर रहे हैं साथ? नहीं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बट ऐसा ऑफ कोर्स मुझे पहले तब मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में पता नहीं था. बट वो कहते हैं, अब जो उनके साथ जो मानता भी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, ऐसा वो कहते हैं. और मैं उसको टोटल मानता हूँ. मैंने इतने सारे ऐसे इम्पॉसिबल टास्क जो मेरे को बाहर से लगते थे, जो कि वो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने सॉल्व कर दिए. तो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियर्स और फॉर दैट काइंड एनी इंजीनियर, and I really salute all the engineers in the country, have that capability to really develop and scale anything in India, given the point ki they should have focus to do something in India. So I think, and now is the best opportunity. मतलब इतना बढ़िया टाइम है इस समय इंडिया में कुछ भी करने के लिए. हमने सिर्फ आइडिया सोचा था और हमें इतने सारे लोग मिले सपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम बीइंग गवर्नमेंट एजेंसीज टू इन्वेस्टर्स टू पॉलिसी एडवाइजर्स, इम्प्लीमेंटर्स. तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू बी इन इंडिया. वाह, काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर. तो अब हम एक्चुअली डीपली घुसना चाहेंगे रिसाइकलिंग में. Correct. और एक मास्टर क्लास की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे. तो जब भी हम रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमने अभी हमेशा एक ही चीज़ की एक टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ब्लैक मास. उसके बारे में हमेशा बात होती है. तो अगर आज एक 25 ईयर ओल्ड को आप जिसने एक आज ईवी लिया है और उसको आप ब्लैक मास के बारे में बताना चाहें, तो वो कैसे होगा, कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूबल है, वो अगर आप बता सकें. बिल्कुल. आई थिंक आई थिंक इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है टू एक्सप्लेन इट टू द लार्जर क्राउड. तो मैं भी हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही सिंपल टर्म्स में करूँगा. सो अगर ब्लैक मास की बात करें, तो ब्लैक मास में को आप ऐसे मान लीजिए कि अगर एक टाटा निक्सॉन की आप गाड़ी की बैटरी लें और उसका केसिंग खोल दें, ओके, राइट, और उसको क्रश कर दे बैटरी को, तो जो पाउडर बनेगा उसको ब्लैक मास बोलेंगे. या फिर पहले जैसे मैंने रिमोट कंट्रोल कार का एग्जांपल दिया, उसके अंदर या फिर रिमोट में जो सेल लगते हैं, उस सेल का अगर आप केसिंग खोल दें और फिर उसके अंदर की सारी जितना भी कैथोड और एनोड होता है उसको जो क्रश कर देंगे, उस पाउडर को आप ब्लैक मास बोलेंगे. एंड इट इज ब्लैक इन कलर. It is black in color. Yes, it is black in color, and that is primarily because of the graphite that is in it. Okay. Right? Black mass में graphite भी added होता है. Right? कभी कभी जहाँ पे graphite नहीं होता है,
तभी वो ब्लैक इन कलर होता है, बिकॉज जब सारा क्रिटिकल मिनरल्स को ऐड करके कंपाउंड बना देते हैं तो वो उसका जो कलर जो वो पिकअप करता है वो दैट इज ब्लैक। ब्लैक तो इसीलिए उसको ब्लैक मास बोल दिया गया है। बट उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका नाम हो सकता है कोबाल्ट इंटरमीडिएट, राइट? ओके बिकॉज क्या है, अगर हाई कंटेंट ऑफ कोबाल्ट है उसमें, राइट, सो उसमें कोबाल्ट इंटरमीडिएट भी हो सकता है उसका नाम, बिकॉज उसमें फिर ग्रेफाइट नहीं होना चाहिए, राइट? सो कोबाल्ट निकल इंटरमीडिएट करके भी कर सकते हैं, राइट? सो अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी इसको नाम दे सकता है केमिस्ट्री के उसमें, बट फॉर एवरीबॉडीज कॉमन रेफरेंस इट हैज़ बीन टर्म्ड एज ब्लैक मास। बट इसकी ब्लैक मास की कोई अभी बहुत प्रोफेशनल डेफिनेशन HSN कोड या कहीं पे नहीं आई है। ओके तो बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इट इज ब्लैक मास। तो इसके अंदर जितने भी मिनरल जितने भी हो सकते हैं एवरीथिंग टोटल टुगेदर एक ब्लैक मास बोला जाएगा। यस, अगर इसको आप जो एक बैटरी के अंदर कैथोड और एनोड होता है, ओके राइट? कैथोड में होते हैं बेसिकली आपके लिथियम आयंस, राइट? और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तो ये लिथियम आयन सारे उठ के जाके आपके ग्रेफाइट में सेटल हो जाते हैं जब आप बोलते हो बैटरी चार्ज हो गई है, ओके राइट? और एनोड जो बेसिकली ग्रेफाइट है, जब डिस्चार्ज कर रहे होते हो तो वापस से वो आयंस लिथियम के जो होते हैं वापस से उठ के वापस से पुश बैक हो जाते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, राइट? सो ये फिनोमिना कई तो वो बार डिस्चार्ज हो होता गया है। बेसिकली। हाँ, कई बार होता है। तो जैसे आप मोबाइल फोन बैटरी का एग्जांपल ले लें, तो बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं तो यही आयंस जो है भाग के जाके सारे एनोड में बैठ जाते हैं। ओके जब आप उसको यूज करते हो तो वो वापस एनोड कहता है चलो वापस, तो वापस जाते हैं। ओके So that is the phenomena, that is a electrochemical phenomena that happens inside a lithium ion cell, right? Over the years बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि ठीक है, अगर ये फिनोमिना हो रहा है तो ये फिनोमिना तो जिंदगी भर होना चाहिए ना। बिल्कुल। डिग्रेड क्यों हो रहा है क्यों सेल? कम? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका एनोड है, राइट, जो वहां पे जाके लिथियम आयन बैठते हैं, उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द आयंस धीमे धीमे कमजोर होती चली जाती है। द एज, जिसको बैटरी एजिंग कहते हैं, और उस वजह से वो उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब चार्ज किया बैटरी जल्दी से आयंस वापस आए वहां पे और फिर वापस चले गए, तो फिर बैटरी जल्दी डिग्रेड हो गई। फिर आप कहते हो बैटरी हैज कम टू एंड ऑफ लाइफ। सो दैट इज वेयर इट चेंजेस। यस, ओके। और अगर हम ये कहना चाहें कि आज आपकी एक फैक्ट्री है बैटेक्सी फॉर एग्जांपल, तो जब रिसाइकल की हम बात करते हैं तो आज अगर एक कोई डेड बैटरी अगर बैटेक्स के फैक्ट्री या किसी फैसिलिटी में आती है, तो व्हाट नेक्स्ट हैपेंस इन नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर दैट बैटरी? होता क्या है उस बैटरी के साथ आज आप जो प्रोसेस करते हैं? ओके। सो जैसे कोई बैटरी आई, सबसे पहले तो जब हम बैटरी पिकअप करने भी जाते हैं, लेट्स से अगर किसी OEM से पिक कर रहे हैं या किसी डीलर से पिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले तो हम उस बैटरी का ही एनालिसिस करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई टर्मिनल खुला हुआ है या बैटरी में कहीं डैमेज केस है, बिकॉज दीज आर लार्ज बैटरीज ऑफ लेट्स से 22 किलोवाट आवर्स टू 60 किलोवाट आवर्स। Yes, तो ये yeah. काफ़ी लार्ज बैटरीज होती हैं EVs की, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, राइट, स्पेसिफिकली 4 व्हीलर्स, राइट? तो पहले हम जाके वहाँ पे डैमेज चेक करते हैं कि बैटरी को ट्रांसपोर्टेशन सेफली हो सकता है कि नहीं। फिर हम उसको प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, जहाँ पे हम अपना खुद का केस लेके जाते हैं एज पर दी बैटरी, और फिर उसमें उसको प्रॉपरली करते हैं, सारे टर्मिनल्स को बंद करते हैं। कोई भी अगर बैटरी कभी भी कोई डील कर रहा हो तो प्लीज़ इंश्योर कि उसके टर्मिनल्स खुले ना हो। देन वी ऑल्सो चेक कि वेदर द बैटरी, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दैट बैटरी, राइट? और वो हम वहाँ पे ही चेक करा लेते हैं। और अगर चार्ज इनसाइड द बैटरी मतलब आप कितना बचा है बेसिकली? हाँ, मतलब बेसिकली वो ऐसा तो नहीं कि बैटरी अभी फुल चार्ज है और उसके टर्मिनल भी खुले हुए हैं, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी चीज से, टच करेगी एंड देन इट कैन क्रिएट चार्ज एंड कंप्लीट द सर्किट, दैट कैन कॉज फायर एंड डिफरेंट हैजार्ड्स कैन हैपन, ओके, राइट? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड बैटरी इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट. There are ions and electrochemical reaction that is happening. Okay. That is very different from lead acid. Lead acid में ऐसा नहीं है, but lithium ion में it's an active product, right? Okay. So in that scenario, we firstly check the entire physical appearance of the battery. Then we pack it. Our team has expertise in that, and then it is safely transported. We have more than 7 to 8 parameters in our जैसे SOP. वो कुछ पैरामीटर्स आप डिफाइन करना चाहें क्या? हाँ, जैसे कि उसका सबसे पहले हो गया कि कोई इसमें शार्प एजेस तो नहीं है,
राइट ऐसा तो नहीं बैटरी में शार्प एजेस हैं, एक बैटरी दो बैटरी के बगल में रखी है, शार्प एज से काट दी एक दूसरे को, राइट. सेकेंडली लाइक फॉर एग्जाम्पल द चार्ज इन द बैटरी, राइट. thirdly then there should be no physical damage or there should be no penetration of any a nail or anything inside the battery. So we check very thoroughly all of these pointers and then we bring the battery to our facility as soon as it enters. So we have a complete SAP based system. तो हम SAP यूज करते हैं और SAP में उसमें उस बैटरी को एक कोड दे दिया जाता है. फिर फ्रॉम कोड टू द क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन, दैट इज व्हाट हैपेंस इन द फैक्ट्री विद इन 24 hours. सो वी हैव बैच प्रोसेसेस. सबसे पहले जब वो बैटरी आती है उसको डिसमेंटल करते हैं. तो वेट बेसिस पे काम चलता है. अगर 100 किलो की बैटरी आई, एंड ऑफ द साइकिल 100 kg शुड बी मैप्ड कि 100 किलो जो आया था 100 किलो से क्या हुआ, राइट. बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिसाइकलिंग. आप रिसाइकलिंग में ऐसे नहीं कर सकते कि एक बैटरी आई थी उससे हमने कुछ मटेरियल बना दिया, ऐसा नहीं होता. 100 किलो की जो बैटरी आई थी उससे 100 किलो का क्या सामान निकला, वेरी सिंपल एज दैट. एंड ये तो आई थिंक बीइंग एन इंडियन हम अपने घरों में देखते हैं, तो यू नो दैट वी कैन डू द बेस्ट कि वेट नापना एंड में, राइट. तो पहले हमने देखा कि 100 किलो के अंदर हमारे पास पहले से चार्ट शीट होती है जिसमें लिखा रहता है कि इसमें दिस इज द आयरन, दिस इज द कॉपर, दिस इज द निकल एंड दिस इज द ऑफ कोर्स दिस इज द वेट ऑफ द सेल. इनसाइड द सेल दिस इज द टोटल कैपेसिटी. तो हर एक मिनरल का वेट भी होगा कि अगर 100 kg ऑफ बैटरी है तो उसमें इतना आयरन, इतना जब हम बैटरी उठा रहे हैं तब हम एक प्राइस दे रहे हैं. यस. और जब हम वो प्राइस दे रहे हैं तो उसी के बेसिस पे दे रहे हैं, राइट. वही तो है. अब इंडिया में जैसे 4 प्लेयर्स हैं और 4 प्लेयर्स को किसी एक को प्राइस देना है, राइट. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड आई थिंक एनीबॉडी हु वांट्स टू स्टार्ट द बिजनेस इन बैटरी रिसाइकलिंग शुड एक्चुअली कंसीडर दिस. वंडरफुल. एक बैटरी है किसी बहुत बड़े OEM की, एक 200 किलो की बैटरी है. 4 प्लेयर्स हैं जो कि रिसाइकलिंग करते हैं. अब चारों प्लेयर्स आके उसको इवैल्यूएट करेंगे तो सब देखेंगे कि उसके अंदर कितना आयरन, कितना लोहा है, कितना कॉपर है, कितना एल्युमिनियम है. तो सबसे पहले जो R2 रिसाइकलर है उसने तो ये सब देख लिया और ये देख लिया कि उस सेल में कितना है. उस सेल को रिसाइकिल करके उसको कन्वर्ट ब्लैक पाउडर में, ब्लैक मास में कर देगा. ओके, राइट. सेकेंड प्लेयर है जो कि एक R4 प्लेयर है जिसने देखा कि फिर इसको ब्लैक मास से मैं और क्या निकाल लूंगा. ओके. तो हमेशा उसके पास एक ज्यादा एडवांटेज होगा फॉर टू गिव अ बेटर प्राइसिंग. Okay. Given that his technology is in place, his plant is in place, it is working. So that is where he has a majority of advantage to pick up that battery. So उसी बेसिस पे हमारी एक पूरी चार्ट होती है जहाँ पे हम हर मटेरियल का पहले वेट लिख लेते हैं. फिर हमें पता होता है उससे हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जिस रिसाइकलर की जितनी बेटर रिकवरी रेट होगा Yes. उतना हायर वो प्राइस दे सकता है. Yes. Of course. So that is where the technology plays a very important role, and that is the difference between R2 and R4 recycling. So recovery rate एक है और क्या इसमें क्या purity rate भी कुछ होता है? Yes, बिल्कुल प्योरिटी रेट भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आपने कोई एक मटेरियल बनाया, राइट, प्योरिटी रेट को थोड़ा डिफरेंटली बताना चाहूंगा मैं. इम्प्योरिटी कितनी है उसके अंदर वो मैटर करता है. तो लेट्स से अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट सल्फेट बनाया, तो कोबाल्ट सल्फेट में तो कोबाल्ट कंटेंट तो आपका 21% आ गया और 20.96% आ गया. बट जो बाकी की इम्प्योरिटीज हैं, सोडियम हो गया, उसमें निकल हो गया, लिथियम हो गया, जो बाकी और सब मिक्स था उसको कितना निकाल लिया. सो लेट्स से फॉर अस एट बैटेक्स हम हर चीज 10 ppm के नीचे तक, इम्प्योरिटीज हमारी सारी 10 ppm के नीचे होती हैं, राइट. So that gives us an extra edge to produce even a much better, far enriched salt of the metal. So that's where we have an advantage. So हम हमेशा बैटरीज को हायर प्राइस कर सकते हैं बिकॉज हम हमारी जो सॉल्ट्स बन रही हैं उसको हमेशा एक बेटर रेट पे बेच सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है. तो 100 किलो की बैटरी थी, 100 किलो का मटेरियल निकलना चाहिए उसमें से. सो उसके बीच में क्या क्या हुआ? आपने उसको डिसमेंटल किया जैसे आपने बताया, पहला प्रोसेस ये था. उसके बाद क्या होता है? आप डिसमेंटल करने के बाद उसमें सबसे पहले तो जितना भी फिजिकली जो डिफरेंट अलग हो सकता है अलग कर लिया. इसमें सबसे ज्यादा होता है केसिंग मटेरियल होता है. सबसे पहले उसका हमने जो एल्युमिनियम की केसिंग, अगर 4-व्हीलर बैटरी की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम केसिंग अलग कर दी. ठीक, फिर उसके जो हार्नेस है वो सारी अलग कर दी, राइट. फिर उसके बाद उसमें जितना भी आपके कनेक्टर्स लगे हुए हैं, राइट, विच आर निकल प्लेट्स, तो वो सारी अलग कर दी. फिर सारे सेल उठा के अलग रख दिए, राइट. अब आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 100 किलो में से 30 किलो अलग हो गया.
और 70 किलो अलग हो गया जो कि आपके सेल है, राइट। अब उस 70 किलो के सेल में से हम पूरा चेक करते हैं इलेक्ट्रिकली किसी में कितना चार्ज है। ओके। अब अगर उस 70 किलो के सेल में मान लीजिए कि उसमें 30% फ्रॉम द 70 kgs हैज सम चार्ज, तो वो हम सेल्स अलग कर देते हैं फॉर सेकेंड लाइफ एप्लीकेशंस। ओके, कि उसमें अभी भी लाइफ बचा है। लाइफ है, क्यों आप वेस्ट करोगे? व्हाई विल यू वेस्ट द एनर्जी? आई थिंक पानी वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना मेरे लिए सेम, मैं मानता हूँ, गुनाह है, राइट। सो वो हमने 30% अलग कर दिया, जो बचा हुआ 70% ऑफ दैट 70 kg है, उसको हम फिर ले जाते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ आवर ऑपरेशन, विच इज क्रशिंग दोज बैटरीज विच वी कॉल एज ब्लैक मास प्रोडक्शन। तो हम उसको क्रश करके ब्लैक मास में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ब्लैक मास में बना रहे होते हैं तो उसमें ब्लैक मास भी निकलता है, और जो सेल का केसिंग मटेरियल है, कॉपर, एल्युमिनियम, वो भी अलग निकलता है, स्टील भी अलग निकलता है। ओके। तो इस तरीके से ये फिर ब्लैक मास अलग हो जाता है। फिर हम उसको थर्ड स्टेप में ले जाते हैं, जहाँ पे उस ब्लैक मास से हम अपना पूरा जो हमारी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोमेटलर्जी की, उसको यूज करके हम सारे क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग कर लेते हैं। ओके। फिर एंड ऑफ इट पूरा बैच की इक्वेशन टेस्ट होती है कि 100 kgs आया था, 100 kgs निकला, तो इकोनॉमिकली चेक होता है और वेट वाइज चेक होता है। ओके, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर श्योर। बट काफी अच्छा लगा ये पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस जानने का। बीच में आपने एक चीज का जिक्र किया, R2 और R4। तो ये R2 और R4 क्या है, और इसमें R1 और R3 कहाँ मिसिंग है? बिल्कुल बीच में? बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप वो बता। सो इंडिया में 4 टाइप के रिसाइकलर्स, आई वुड नॉट से 4 कैटेगरी के रिसाइकलर्स बताए हैं एज पर CPCB और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। सो जो भी इस इंडस्ट्री में शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ऑनलाइन जाके पढ़ें। तो उसमें 4 कैटेगरीज ऑफ रिसाइकलर्स हैं, राइट। और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया है। हम भी काफ़ी इन्वॉल्व थे जब ये पूरा प्रोसेस बन रहा था विद अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स। सबसे पहले वो लोग हैं जो बैटरीज को कलेक्ट कर सकते हैं, ओके, राइट। अब कोई एक छोटा एंटरप्रेन्योर है जिसको लगता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, पर तब भी उसको बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो वो वेयर हाउस खोल के बैटरीज को कलेक्ट कर सकता है, बैटरीज को स्टोर कर सकता है, बैटरीज की सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो अर्बन रिसाइकलर बन सकता है। ओके, वो किसी भी तरीके की बैटरी हो सकती है, और लिथियम, हाँ एग्जैक्टली। आई मीन लिथियम, लेड एसिड, वो सब भी इंक्लूड होगा उसमें? हाँ, उसमें लेड एसिड के लिए भी शायद ऐसे ही R4 है, बट मुझे लिथियम आयन का ज्यादा पता है, तो आई कैन टोटली टेल अबाउट इट। तो वो कलेक्ट कर सकता है, एग्रीगेट कर सकता है उसको, और उसको स्टोर कर सकता है। ठीक है। R2 वो है जो कलेक्ट भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, और उसको मैकेनिकली प्रोसेस भी कर सकता है। मतलब कि जो मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि ब्लैक मास भी बना सकता है, राइट। R3 बेसिकली वो है जो सिर्फ केमिकल प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके, वो कलेक्ट नहीं कर रहा है? हाँ, कलेक्ट नहीं कर रहा है, और वो उसको क्रश भी नहीं कर रहा है। ओके, वो सिर्फ केमिकल प्लांट चलाता है, वो सिर्फ ब्लैक मास खरीदता है, खरीद रहा है। हाँ, R2 से सिर्फ ब्लैक मास खरीदता है। ओके, वो है R3, राइट। R3 कौन हुआ? जो सिर्फ ब्लैक मास ही खरीदता है, वो बैटरी नहीं खरीद रहा है, और उसका वो कुछ भी आगे यूज करे, दैट्स वो अलग केस। ब्लैक मास से केमिकल प्रोसेस करता है, वो मेटल्स बनाता है, मेटल्स बना रहा है। और R4 वो है जो ब्लैक मास भी बनाता है और उसको डिफाइन भी करता है। तो अच्छा लगा R1, R2, R3, R4। तो अगर मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँ कि इंडिया में आज अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कैटेगरीज में एग्जिस्ट करते होंगे, और स्पेसिफिकली R4 जो शायद सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, और बैटेक्स कहाँ पे है, ये भी समझने में अच्छा होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर मैं इंडिया में बताऊं, सबसे ज़्यादा R2 प्लेयर्स होंगे, बिकॉज R2 वो है जो कलेक्ट भी कर सकता है और ब्लैक मास भी बना सकता है। तो ब्लैक मास का प्लांट लगाना और उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस रन करना, वी एज इंडियंस कैन डू मच better, okay, right, because we are a country which has very strong capabilities in mechanical processings, right. तो उसमें मुझे लगता है हम काफ़ी आगे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आज की डेट में अराउंड 60 to 70 R2 रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स जो कि हैं, जिसमें से आई थिंक अराउंड 30-35 आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, एंड आउट ऑफ दैट 10 आर डूइंग फंडामेंटली एंड फिनोमिनली वेल, right. And these 10 will be equivalent to 80% of the market share today. Wow. In terms of R2 recyclers. Okay. Right. In terms of R4, I would say there are around 20-25 registered recyclers.
right? Or even more than that, but I can only tell what I've seen, यस you know, or बट anywhere दैट्स in. ये काफी अच्छा नंबर है हाँ. अगर आप कहेंगे 25 अगर R4 है तो और या और भी रिक्वायर अच्छा नंबर है, आई वुड से अच्छा नंबर है, बिकॉज अभी मार्केट तो शुरू ही हुआ है. वी हैव जस्ट सीन द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बहुत ही इनिशियल स्टेज है. ओके लाइक मैं पहले बता भी रहा था, हम जब डिस्कस कर रहे थे, अभी हम वहाँ हैं जहाँ चाइना 2004 में था, ओके राइट? और जब हम 2040 में होंगे तो हमारा जो इंडस्ट्री होगा, उसका जो स्केल होगा, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, राइट? तो आज के हिसाब से 25 ठीक है, बट 2040 तक 2500 जरूरत पड़ेंगे. वाओ That is So the that is the scale at scale, which market is going to grow, Okay. right? Now, given the fact R4 में अगर देखें तो मेरे हिसाब से 5 से 7 ऐसे प्लेयर हैं जो फिनोमिनली वेल कर रहे हैं, ओके एंड ये 5 से 7 प्लेयर मिला के पूरा 80% ऑफ द मार्केट दे कंट्रीब्यूट. एंड बैटेक्स को अगर मैं देखूँ तो आई थिंक I cannot tell in terms of rank, because I think all industry partners are good friends. We are a collaborator and contributor in the industry. But yes, in terms of technology and our processing capabilities, we think we are at the forefront amongst the all great players in India. But we'll continue to grow and evolve even at a much faster pace now. So because हमारा foundation and base we were building for last 2-3 years, which is now set. So I think we are going to be very, very aggressive in terms of our processes and market, penetration. ओके तो अगर मैं इसी पे एक सवाल करूं कि बैटेक्स आज अपने आप को अगर सबसे ऊपर मानता है तो किस चीज़ में क्या प्योरिटी होगा या स्केल जो वो जिस Yes. स्केल पर आप काम कर रहे हैं या द कैपेसिटी दैट यू हैव बिल्ट Okay, I think आपका सही बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी है, बिकॉज एज बैटेक्स वी हैव ग्रोन, आई वुड से, आउट ऑफ अ कॉलेज लैब, right? So Yes. we never had access to the, let's say, most expensive manpower or very expensive equipment, right? But we had always access to the great people, I would say, right? They always helped us to shape the process, right? So I think we as a fundamentally, our company DNA is doing everything in house. So हमने अपना इक्विपमेंट, अपना मशीनरी भी खुद इन हाउस बनाया, वाओ राइट? हमने खुद डिज़ाइन किया उसको, और हमने ये देखा कि कैसे कॉस्ट को और ऑप्टिमाइज किया जाए, एंड वी केप्ट पुशिंग आवरसेल्व्स. सो दैट हैज रिजल्टेड इनटू अ एक्सीलेंट machine and equipment, excellent framework of the entire organization. Our organization is very lean, and whatever business we are doing today versus 10x of that, the same people in the organization have the capability, and the infrastructure can take care of that. So that is the second point. And the third one is our purity and grade. So consistently delivering the same purity, I think, is also a good result of our great engineering. So I think that is also going very well. वेरी नाइस तो अच्छा तो लगा हमें ये बैटेक्स के बारे में और जानकर. एक मेरा एक सवाल है बिकॉज हमने कुछ कॉन्वर्सेशन आपकी पुरानी भी देखी थी तो उसमें हमने सुना कि कहीं पे शायद इस टाइम LFP स्पेसिफिकली जो कहते हैं हम लिथियम आयरन फॉस्फेट की जो बैटरीज है शायद दैट बिजनेस इज नॉट वाइबल एज ऑन टुडे. बट हमने ये देखा है कि अब बड़े ब्रांड्स अगर हम बात करें टाटा महिंद्राज एंड इवन बिगर प्लेयर्स अब बसेस में हो या 4-व्हीलर्स में हो वो इसी बैटरी को यूज़ करें. LFP इज़ द मोस्ट कॉमन बैटरी अगर हम कहें भी तो आज इंडिया में. तो ये बिजनेस अगर वाइबल नहीं है रिसाइकलिंग के लिए तो क्या ये सच है? पहले तो यही जानना चाहते हैं. और अगर वाइबल इसको करना है बिकॉज यही है जो आगे भी बैटरीज आती रहेंगी जितना हमने देखा है फ्यूचर में, तो वो क्या स्टेप होंगे या ये कभी वाइबल होगा ही नहीं? सो अगर स्पेसिफिकली मैं रिसाइकलिंग की बात करूं तो रिसाइकलिंग में मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं, बिकॉज मैं कोई रिसाइकलिंग फैमिली से नहीं आता या ऐसा हमारे फैमिलीज में किसी ने नहीं किया, बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग आउट ऑफ आवर रियल एक्सपीरियंस. एवरीथिंग कैन बी वाइबल इन रिसाइकलिंग, ओके because when you take from weight input to weight output, you have so many metals and products to play around, right? So for example, you asked about LFP. यस Now in LFP, what is there? There is, let's talk about the basics first. What is the casing material of a LFP cell?
it is copper in the terminals, then it is aluminum on the casing, then it has the electrodes which are being coated with the cam on the aluminum and graphite on the copper. Yes. So there is good amount of these base materials already in the cell. Now, given that the price of the LFP cell will also be lower as a scrap, right? Because usme sirf lithium and then there's iron phosphate. So I think the entire push should be initially towards the base materials, and then the second step should be to convert the black mass, whatever is there, and extract the lithium carbonate out of it. So Okay. then it makes fundamental sense. Of course, if somebody is going to use the exact same technology what they're doing for the LCO and NMC categories, then they can say it is not viable to do it for the LFP. But we as a company have a very different technology for that. So for us, we think LFP is viable. Of course, the total quantum of the revenues and all can be lower because there are not other metals to play around with. But at the same time, the cost of the scrap is also low. तो हो सकता है शायद लिथियम की कैपेसिटी, शायद लिथियम का कंटेंट थोड़ा कम हो, बट ओवरऑल दिस इज वाइबल. मैं ये उसमें मानना चाहूँगा. कोबाल्ट और निकल नहीं होगा. ओके. तो कोबाल्ट और निकल से काफी वैल्यू ऐड होती है. तो सिर्फ लिथियम होगा. तो लिथियम एक्सट्रैक्ट करके अगर आप उसको 85 to 90% लिथियम एक्सट्रैक्ट कर ले और उसको हायर प्योरिटी ग्रेड में बना दें, तो that is definitely very viable. और other countries are doing it, right? What I would call is the key new energy, countries, Yes. are already doing it. They have a proven use case. So why not India? तो अगर कोई आज ये बोलता है तो क्या ये स्केल का प्रॉब्लम है टुडे, या फिर आज हम हो सकता है एक्स पे हो बट 10x होगा तो एवरीबडी इन द यूनिवर्स और इन इंडिया विल स्टार्ट डूइंग मुझे लगता है रिसाइकलिंग. अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, बैटरी रिसाइकलिंग में या जो भी शुरू करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 150 टन्स पर मंथ से ऊपर आप कुछ भी करें, कुछ भी, सब स्केल का प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इट इज जस्ट योर प्रोसेस एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी दैट हैज टू बी very well hand in hand. Then your supply chain has to be very well maintained. For example, we have made a very fragmented supply chain across India. Okay. We have a lot of partners who collect on our behalf and then we collect from them, and these are fabulous people to work with, right? So that's how we ensure that everybody in the supply chain gets the good margin, right? So I think because of that we can collect batteries even from the rural cities of India. So we always had that thing in mind ki we have to collect from every corner of India, and because of that we are able to bring the cost down of our sourcing network, right? And because of that we have the right margins in place for LFP. तो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया कि दे हैव ऑल्सो हैव गुड मार्जिन. शायद Yes. उनका भला हो रहा है तो आपका भी इसलिए बड़े लेवल पे भला हो पा रहा है. हाँ, मतलब it is all a commercial mathematics, to be honest. Commercially it should make sense, economically it should make sense. But we were very clear that if I go and collect, let's say, anywhere from a tribal village in Rajasthan, then it might be very tough for me. But if I know somebody there who's my, let's say, collecting for my Rajasthan cluster, right? Or collecting from a Madhya Pradesh cluster. So that way, he will be very much motivated to collect the batteries and then supply it to us, right? Of course, the fundamental question can be he can supply to 10 different people. Exactly. But that is where we have a technological moat. We'll always pay the best, right? So I think that is the core that we're trying to develop. And also it is a relationships that you develop over the years. हमने एक्चुअली काफ़ी सुना है रिसाइकलिंग कॉन्वर्जेशन में, जब भी हम बात करते हैं कि कलेक्शंस की, बिकॉज आपने बोला ये काफ़ी एक स्मूथ प्रोसेस आपने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, बट लोग कहते हैं कि रिसाइकलिंग फिर भी इजी है, बट ये कलेक्शन बिकम्स अ टफेस्ट पार्ट. और ये फीड स्टॉक की बहुत बात होती है कि शायद कलेक्शन उतना हो ही नहीं पा रहा है और इसलिए हम भी जो सप्लाई बनाना चाहते हैं नहीं बन रहे. बट आर यू सेइंग कि दिस इज ऑल स्मूथ, इट्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड नथिंग एल्स मैटर्स? और आज अगर एक ईवी यूजर को बैटरी देनी हो तो हाउ सिंपल इज दैट प्रोसेस टुडे? यस. सो अगर सप्लाई चेन की बात करें, इसको टर्म में जो हम डालेंगे दैट इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स. ओके. राइट. इस पूरे प्रॉब्लम को हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? और बड़ी कंपनीज लाइक कोका कोला, PNG हैव डन दैट. बैटरी तो क्या ही है, वो तो कोक की बॉटल्स तक वापस सेलेक्ट कर लेते हैं. ट्रू. राइट. Yes. So
if you think from that lens and that scale, so battery is very small. Now you with that thought view, you look and try and creating partners across the country with whom you can make your collection problem much easier, right? That is the first way how we looked at it, Yes. right? The second problem, what you talked about is basically the entire network's efficiency, right? Or the collection payout. Let's say if anybody has a EV, what is that they will get? That is the first thing. And second, to whom they give the battery, right? So EV पे क्या होता है, आज की डेट में जो कंपनीज के साथ हमारा डायरेक्ट टाई अप हो जाता है, जो ईवी कंपनीज हैं, The OEM, the Tatas, OEMs, Mahindras, हाँ, for Aethers example, and all yes, that. yes. Yes. तो उनके साथ जो भी हमारे पार्टनर्स, उनके साथ हमारा टाई अप हो गया. फॉर एग्जांपल वी हैव पार्टनरशिप विद विंडफास्ट, राइट? Okay. तो उनके साथ पार्टनरशिप हो गई. हमें पता है उनके कौन से डीलरशिप्स हैं अराउंड द कंट्री. तो जिस भी कस्टमर को चेंज कराना है वो डीलरशिप पे जाता है. डीलरशिप पे हमारा उनसे कॉन्वर्सेशन होता है और वो एक रेट फिक्स है कि इस रेट पे. तो उसको कस्टमर को भी पता है कि हाँ ये रेट मुझे मिलना है और उसके बाद फिर वो बैटरी मिल जाती है. बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस जो है अभी डेवलप हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनीज का, Okay. राइट? बिकॉज क्या है इंश्योरेंस वो? कंपनीज बीच में हैं और वो बैटरी के ओनर फिर इंश्योरेंस कंपनी बन जाती हैं. बैटरी के ओनर. ओनर जो है वो अब कोई एक्सीडेंटल केस है Okay. तो इंश्योरेंस कंपनी ने आया अपना चेक किया. अब एक्सीडेंटल केस में तो वो बैटरी, नई बैटरी तो कंपनी ने इंश्योरेंस पे दे दी उसको, कस्टमर को. Okay. अब जो खराब बैटरी है वो तो इंश्योरेंस कंपनी को किसी को देनी है. बिल्कुल. दैट इज मतलब वेयर they दे can't नेगोशिएट keep विद it. अस कि आप क्या रेट पे लोगे, कैसे करोगे. सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल यूज केस कमिंग अलोंग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. एंड आई थिंक एंड ये बैटरी हो सकता है फुल फ्लैश खराब ना हो, किसी एक रियूजेबल फॉर्म में हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हो सकता है 10%, 90%, 80%, बट एक्सीडेंटल केस है तो it can be both ways. It can be both ways. So I think that is where we have a great use case that will evolve in India, and we are totally definitely working on it. How do we work with the insurance companies? And we also welcome a lot of insurance companies to come and work with us on this particular use case, because तब उनका comfort level भी और बढ़ेगा इंश्योरेंस देने में. यस. पहले 4 साल में तो कोई इंश्योरेंस ही नहीं दे रहा था, अब वो देना शुरू किया है. तो अभी भी पर किसी को पता नहीं कि उस बैटरी की क्या वैल्यू आने वाली है. ट्रू. बट एटलीस्ट दे हैव फाउंड अ वे कि आज उनके पास वो इन्वेंटरी नहीं रहेगी, बट दे हैव फाउंड अ प्लेयर किसी को भी बैटरी की बिकॉज inventory- शायद वो सबसे बड़ा हाँ. कंसर्न था उनका कि मैं क्या करूंगा इस. हाँ, कोई use भी अगर में. एक्सपर्ट नहीं है तो उसको बैटरी स्टॉक नहीं करनी चाहिए. इट इज अ हैजार्डियस प्रोडक्ट, राइट? हैजार्डियस वेस्ट एंड प्रोडक्ट बोथ. सो इट यू कैन अननेसेसरी इनवाइट डिफरेंट काइंड ऑफ mishaps. So I would always recommend, don't stock it yourself. Give it to an expert like us. We can take it and do the proper treatment to that. ओके. जस्ट बिकॉज आपने हैजार्डियस बोला तो एक सवाल था जो हमने काफी सुना है, ब्लैक मास इज अ हैजार्डियस कंपोनेंट और अ प्रोडक्ट. तो ये थोड़ी गुत्थी हमारे लिए, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. और लोग कहते हैं कि ब्लैक मास एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, देयर आर सम रूल्स अराउंड इट. थोड़ा हमें इसको डीकॉम्प्लेक्स करें. आई थिंक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फ्रॉम अ रिसाइकलर्स पर्सपेक्टिव. ये इसके आंसर 2 चीजों में है, राइट? पहला तो आंसर ये है कि क्या इंडिया में इतने R4 प्लेयर्स हैं जो उस ब्लैक मास की राइट कमर्शियल वैल्यू दे सकते हैं, ओके. राइट? कोई एक्सपोर्ट क्यों करना चाहेगा? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि बाहर से ज्यादा पैसा मिल रहा है. बाहर ज्यादा पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां पे उसकी रिसाइकलिंग होके जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो एक बेटर रेट पे बिक रहा है. यस. मतलब दैट गाय, वो उसको भी वैल्यू फॉर मनी है. उसको वैल्यू फॉर मनी है. अब कोई यहाँ से इतना हेडेक लेके ब्लैक मास कहीं लेके जाए, फिर उसको रिसाइकिल करे, फिर मटेरियल निकाले, फिर बेचे. Why would anybody take that headache, right? So I think that is happening because there is more commercial value into this. What the players are able to recognize outside India, and they know, and that might also be because there is a higher value of the extracted product, because they have those end consumption in their own countries. We don't have that. Okay. We don't have any consumption. No, Yes. we have consumptions. We have consumption, but we very don't have limited. the as good as equivalent to those countries, right? Because we don't have the EV cell manufacturing in our country yet, Okay, true. right? Up when you have to have cathode active material, now I'm getting a little technical here. So when you want cathode active material, so you will use
let's say lithium carbonate, hydroxide, and other kind of products to make that. Now this is a finished good which has a good value, so you can always buy those critical minerals at a premium. Yes. So nobody can buy in India because we don't have cell manufacturing. Nobody will buy वो anything use at case ही premium. नहीं है basically. यूज केस ही नहीं है, तो फिर जिनके पास वो हायर रेट पे बेच सकते हैं अपने एक्सेप्टेड क्रिटिकल मटेरियल्स, तो वो हायर रेट पे ब्लैक मास भी तो खरीद सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So now the competition is not within the country for the black mass or for recyclers. It is also for people who are outside. When the critical mineral mission scheme is actually in implemented and is functional, तब हमें कोई OPEX subsidy मिलेगी. तब maybe we will come to a point where we are able to compete with these people. Right now, there is a set of people who say, okay, black mass बाहर नहीं जाना चाहिए. Yes. Right. So from their perspective, it is also correct because they are saying कि India का India में रखो. But in that case, the R2 recyclers, will be restricted to make any kind of black mass. जो छोटे entrepreneurs हैं वो खत्म हो जाएंगे. वो कैसे बनाएंगे black mass? फिर तो R4 वाले ही अपना black mass की मशीन लगा के बैटरी खरीद के बनाएंगे. So I think that is not the right game theory for this industry. What I really propose is, and whatever we have given to the government also, is there should be quotas. कि at least 60-70% of the produce should be within India and 30% can be exported. That is okay, as good as that, because फिर आप आपका जो भी margin loss हो रहा है बाहर से cover कर लो. You don't have to, just, run around behind the R4 recyclers, because R4 वाला जैसे ही restrict हो जाएगा fully, R4 वाला तुरंत बोलेगा मैं 10 रुपये और नीचे खरीदूंगा. Of course. फिर R2 क्या करेगा? Because I can tell you, because I have made more than 2,000 tons of black mass and sold it. Right. So we know the pain, collection, producing it is very difficult. So we are taking a very neutral stand on this. Being ourselves R4 recycler, we believe this is an industry where all 4 levels, from collection to the R4 recycler have to have an economic and fair opportunity. So उस case में either R4 have to come up and find a tie-up where they can sell their material at a better price. Or at the same time, the R2 have to also be maybe mandated to give certain produce in India, but the rest they can export. So I think equilibrium बनेगा, और ये 1-2 साल की बात है. उसके बाद इंडिया में इंडस्ट्री आ जाएगी, फिर ये आगे बन जाएगा. But I am not against critical minerals going out, क्योंकि अभी इंडस्ट्री नहीं है तो कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा. अदरवाइज गवर्नमेंट शुड हैव अ प्लेस इन मैंडेट जहाँ पे वो स्टॉक पाइलिंग करे, जैसे यूएस कर रहा है. Right, we can create a scheme for stockpiling also. हाँ, which works for as a business for you also, because आप हमसे लीजिए, आप फिर गवर्नमेंट को. Yes. और सेकंड पॉइंट बताऊं, जब आप बाहर बेचने जाते हैं और जब आपने एक्सपोर्ट किया इंडिया से, बिकॉज इंडिया में कंजम्पशन लेट्स से नहीं हो पा रही है, कोई फेयर वैल्यू नहीं दे पा रहा है, यू लर्न सो मच फ्रॉम द आउटसाइड विच यू कैन. हमने इतना सीखा है बाहर के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करके, दैट टुडे इन इंडिया वी आर एबल टू डू अ वेरी गुड production and supply within the country and know the right basics, so that is also very good for new entrepreneurs to come in. So I think the answer is it has to be quota driven system for at least 1 or 2 years, and till the industry is not there, and then I think it will be win-win for everybody. तो ऐसा कोई नंबर है कि अगर मैं 100 kgs of black mass अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें कितना कंज्यूम इंडिया कर सकता है या कर पा रहा है? I think India very easily on a monthly level, I can just give you an estimate. India on a monthly level can consume up to 1,000 tons of black mass easily. और बन कितना रहा है? लगभग मुझे लगता है कि 2,000 टन. अच्छा, so you still have a gap जिसको fulfill करने के लिए domestically हमारे पास शायद आज है ही नहीं capabilities. So hence उसको export करना is the good choice as on today. That's what I think, yeah. Okay. And one last question in this is, हम हमेशा बोलते हैं कि their biggest or competitors for recyclers is the local कबाड़ी वालास, right? And हम बोलते हैं कि in informal जो market है that is around 80%, 20% is a formal market. तो आपको लगता है क्या वो अभी भी true है? और दूसरा, क्या इसको formal market बनना चाहिए? That's the first question. उसको बना सकते हैं कि नहीं? It's the second question. नहीं, अच्छा है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड आई कैन गिव माय ओपिनियन. Yes, of course.
हमने कभी भी ना, वी वर्क विद लॉट ऑफ कबाड़ी वालास, वी हैव नेवर कॉल्ड देम कबाड़ी वाला, और वी डू नेवर, हमने कभी सोचा ही नहीं उनके बारे में भी। हमने हमेशा यही सोचा कि वो हमारे पार्टनर्स हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के साथ आप उन्हें पार्टनर्स भी तो बना सकते हो, बिल्कुल। तभी तो वो फॉर्मल बनेंगे। बिल्कुल। उन्हें कोई ऐसा बहुत शौक नहीं है कि उनको इनफॉर्मली रहना है। मतलब नाउ वी आर वर्किंग विद सेकेंड जनरेशंस ऑफ दीज पार्टनर्स, यू नो, जिनके फैमिलीज में भी अब दूसरा जनरेशन आ गया है। वो काफ़ी ऑर्गेनाइज बनना चाह रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाह रहे हैं। बिकॉज रिसाइकलर्स ही कभी कभी कहते हैं कि नहीं, हमें मटेरियल और सस्ता चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तुम इसमें ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सो मे बी दे गो ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हमारे सोर्सिंग पार्टनर्स हैं, अगर इनको राइट तरीके से सिखाया जाए तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू कलेक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, राइट। वाह, तो हम इनको हमेशा अपना फ्रेंड और पार्टनर मान के चलते हैं, और हमेशा यही बोलते हैं कि हमें और ऑर्गेनाइज बनना है। हम 100 बार बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं। तो कई लोगों का हमने खुद के एग्जांपल्स देखे हैं अपने साथ, जिन्होंने लोगों ने फुल टर्न अराउंड करके अपना पूरा बिजनेस मॉडल शायद ये उनकी स्ट्रेंथ है कि कहीं से भी जो भी मटेरियल कलेक्ट करना है 100%, वो हम उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। बिकॉज पहली बात तो रिसाइकलिंग तो अब हो रही है ना, वो तो पिछले 100 साल से ये मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। आई मीन कोई भी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो पहले मोबाइल फोन की बैटरी आती थी, वो इंडिया में पिछले 20 साल से कलेक्ट हो रही है। यस। तो अब हम एकदम से आए और बोलें कि फॉर्मल प्लेयर्स आ गए हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकलो, तो ऐसा नहीं होगा। हमने सोचा कि हमने उनको बोला कि आपको फॉर्मल कैसे बनना है वो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको बैंक्स के अलग अलग स्कीम बता सकते हैं। हम आपको स्टार्टअप इंडिया में आप अपने आप को रजिस्टर करें, आप फिर स्टार्टअप इंडिया से आपको ये सब्सिडी मिल सकती है, आपको ये मिल सकता है। उस तरीके की कॉन्वर्सेशंस करने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, और हमने चेंजेस देखे हैं। तो हम आई थिंक एज अ कंपनी विल नेवर गो बैक ऑन की इनफॉर्मल मार्केट को एकदम एलिमिनेट होना है, उन्हें फॉर्मल की तरफ ले जाया जा सकता है। और ये मतलब आई थिंक ये हम दिस इज अ ब्यूटी ऑफ इंडिया कि फ्रॉम अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर टू लार्ज एंटरप्रेन्योर्स ऑल कैन बी वर्क टुगेदर इन वन बास्केट, ऐसा हमें लगता है। और ये वर्कआउट हो रहा है सो द आइडिया इज नॉट कम्पीट बट कोलैबोरेट। 100%। मतलब आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हो जो ऑलरेडी 20 साल से बैटरी कलेक्ट कर रहे हैं, जिनको हर एक चीज़ पता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल रिसाइकलर बनोगे। आप कोलैबोरेट करो, और आई थिंक हर कोई कोलैबोरेट करके काम कर भी रहा है। मैं किसी भी रिसाइकलर को नहीं जानता जो एक भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर या माइक्रो सोर्सिंग पार्टनर के बिना काम कर रहा है इंडिया में, एक भी नहीं है। सो थैंक्स उत्कर्ष, दैट वाज वंडरफुल। काफ़ी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया आपने रिसाइकलिंग, और आज इंडिया इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है और इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव द कोर ऑफ व्हाट्स द विजन, वी कॉल इट द विजन 2047। तो आज मैं भी ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आज उत्कर्ष का इंडिया 2047 के लिए क्या विजन है। राइट, आई थिंक स्पेसिफिकली अबाउट 2047, ये तो एक विकसित भारत का विजन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी दिया ही हुआ है, राइट। बट इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमें लगता है कि इंडिया कैन बिकम द ग्लोबल हब फॉर क्रिटिकल रेयर एंड प्रेशियस मटेरियल्स रिफाइनिंग, ओके। राइट। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ग्लोबल हब है, राइट। और हर पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी मटेरियल आए तो कैसे ना कैसे करके चाइना तो पहुंचता ही है, राइट। हमने पिछले 5 साल में इतना कॉन्वर्सेशन किया अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने जर्मनी, नॉर्वे से लेके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, पूरे दुनिया, कोरिया, सब जगह बात किया। हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं सब जगह। हमें समझ में आया कि फंडामेंटली सबके पास कुछ ना कुछ चैलेंज है जो कि हाई इकोनॉमिक कॉस्ट से रिलेटेड है, ओके। right, to setting up the facility, setting up running the manpower cost, or having the technology in place. सबने यही बोला कि 99% लोगों ने ये बोला कि इंडिया इज द मोस्ट सूटेड कंट्री फॉर रिफाइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो चाहे वो निकल कहीं भी रहा हो, पर अगर भारत में लाया जाए तो उसको एक राइट कॉस्ट में इकोनॉमिकली प्रोसेस किया जा सकता है और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, राइट। इंडिया ने जो हमेशा अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है, उसकी वजह से काफ़ी सारे पार्टनर्स हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं, राइट। बिकॉज हमको मटेरियल प्रोड्यूस करना है और हमें पर उसको ग्लोबली डोमिनेंस की तरीके से पोर्ट्रे नहीं करना है, जैसे कि एक हमारी चाइना करती है, राइट। Okay.
तो उस तरीके से हमको लगता है कि 2047 तक हमें ये हमारा पर्सनल विजन है, बैटेक्स का विजन है कि हम इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाएं और सारे जितने भी इंडियन रिसाइकलर्स, रिफाइनर्स एंड माइनर्स हैं वो साथ मिल के एक ऐसा बड़ा वैल्यू चेन बनाएं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से रॉ मटेरियल्स, स्क्रैप और इन द राइट वे इंडिया में आ सके, रिफाइन होके पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. तो दैट इज आवर विजन फॉर 2047, which is very much specific to the resources of the world, right? Because हमें लगता है without resources this world cannot run, right? Yeah. And that is a fundamental statement, right? Second point, anything that is there in the periodic table, it can neither be created nor destroyed, right? So जब ये materials infinitely यूज हो सकते हैं तो क्यों ना भारत इसमें सबसे आगे निकले इस काम को करने में. तो उस तरीके से हम अपने आप को अपना विजन देखते हैं. अब ये विजन अचीव करना आसान नहीं है. इसमें हर जिस तरीके से हमने सोचा हुआ है, हमने एवरी 5 years की विंडो बनाई हुई है, राइट? जिससे ये पहले 5 साल की विंडो जो थी, दैट वाज टू सेट अप द फाउंडेशन फॉर आवर कंपनी, सेट अप द फाउंडेशन ऑफ द राइट टेक्नोलॉजी इन प्लेस, राइट? अब सेकेंड जो विंडो है, इसमें हमें सप्लाई चेन सेट करनी है. Okay. So we are going to work on a global supply chain level where we will be creating global warehouses around the world. हम वहाँ से locally, जैसे हमने इंडिया में बताया ना कि हमारे पार्टनर्स हैं, let's say मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यही सेम कॉन्सेप्ट को हम ग्लोबल लेके जाएंगे. इंटरनेशनल. तो हमारा let's say एक पार्टनर है let's say जर्मनी में, राइट? So then he has micro partners within under him who are in different cities of the Germany. Yes. The same is in let's say Norway, same is in US, right? फिर वहाँ से मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे एक सर्टेन रिफाइनिंग हो रही है, फिर वो यहाँ भारत आ रहा है, फिर वहाँ यहाँ पे उसको और फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जा रहा है. Then it has been taken for cell manufacturing of various other applications. So इस तरीके का एक fragmented, deeply penetrated हम सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं, जो कि हम अगले 5 साल में यही काम करेंगे. अब So local to national to international. International, yes, and then again bringing it back to local. And back to local. Wow. So I think that is the larger vision, apart from all the other visions that our Prime Minister have already stated. So this is what is very close to us too, because this is very much connected to saving the world's natural resources. कि अगर दुनिया के रिसोर्सेज हम नहीं बचाएंगे तो आई डोंट नो व्हाट द जनरेशंस, अदर जनरेशंस विल ग्रो अप विद, राइट? दे विल बी वॉर्स फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली. ओके. और अगर हम रिसाइकलिंग स्पेसिफिक रहे तो अगर हम 10 साल में देखें कि एक ईवी की बैटरी वापस आ रही है किसी यूनिट में, हाउ डू यू थिंक इट विल चेंज इन नेक्स्ट 10 years और 20 years? आज फैसिलिटी में जो होता है 10 साल बाद या 20 साल बाद या 2047 में कैसा दिखता होगा? सबसे पहले आज की डेट में जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, दैट इज नॉट अकस्टम्ड फॉर रिसाइकलिंग. ओके. आज ऐसा नहीं है. आज की जो बैटरी बना रहा है, कोई भी बैटरी मैन्युफैक्चरर ये नहीं सोच के बना रहा है कि इसको रिसाइकल भी करना है. उसने जैसे उसने सोचा ये बैटरी कैसे भी करके बस खुले ना, उस तरीके से बनाया है. उसमें अंदर एक्स्ट्रा एडिसिव डाल दिया, एक्स्ट्रा चीजें डाल दी कि जिससे बैटरी खोलना ही बहुत मुश्किल है. Okay. And ये जो आप कह रहे हैं, this is valid across all batteries जो available हैं. Majority and all types of batteries. All types of majority of batteries that we have seen in the market. Okay. So I think सबसे पहले industrial design level पे change होगा. Okay. Industrial manufacturers will become more accustomed to the entire process of recycling and the circular design. Circular design कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आईफोन का एग्जाम्पल ले लें तो उसमें आप हर एक चीज़ अलग कर सकते हैं इजीली और हर एक चीज़ वापस जोड़ सकते हैं. इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है. Okay. इवन तो असेंबली आसान है, डिसअसेंबली आसान है. डिसअसेंबली आसान है, दैट यू आर वेरी करेक्ट, राइट? डिसअसेंबली आसान होनी चाहिए, वो आज की डेट में नहीं है. आई थिंक ये चेंज होगा. फिर उसके बाद रीजन क्या ऐसा है? क्योंकि अभी कोई वही सर्कुलर माइंडसेट नहीं है. ओके. सर्कुलर माइंडसेट नहीं है. सर्कुलर माइंडसेट क्या है कि इसको जब बेचेंगे कबाड़ में तो क्या रेट मिल जाए, आज भी वही माइंडसेट है. तो वो फंडामेंटली धीमे धीमे चेंज होना शुरू होगा कि इसको वापस से रिसाइकल या तो ना करना पड़े या तो प्रोडक्ट कुछ वापस से यूज हो जाए, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उसकी लाइफ साइकिल 10 साल की होती है. yes. अगर सेल की 5 साल है, इलेक्ट्रॉनिक्स 10 साल तक यूज हो सकता है. ओके. तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स को निकालो और उसको दोबारा फेंक के फिर से यूज रिसाइकिल कर दो.
उसको आप वापस यूज कर सकते हो. So are you saying Chinese has to learn us from India the value for money concept? I think China know it very well, value for money, because they go to the minutest level of recycling with the highest purity. I think we are catching up with them, but we are not very far. Okay. In terms of, if you consider it as a race, I think India is on number 2, number 3. So it's not a big gap. Okay. So we'll cover it up. तो आपने कहा जैसे सर्कुलर बैटरी डिजाइन पे पहला काम करना पहला होगा। काम सर्कुलर बैटरी डिजाइन पे होगा. उसके बाद जो अगले 10 साल में चेंज होने वाला है, इफ आई कैन एनविजन इट, इज दैट कि बैटरी का साइज एंड शेप और कम होता चला जाएगा. ओके। और इसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको. आप 2010 में आपने मोबाइल फोन खरीदा होगा, यस। उसका बैटरी काफी हैवी सा रहा होगा, या फिर जिस 1990s में जब अगर आपके पेरेंट्स ने किसी ने भी मोबाइल फोन खरीदे होंगे, नोकिया का जो मोटा वाला सेट आता था, उसका बैटरी मोटरोला आता था. चलिए मैं मान लिया बैटरी छोटी होती थी, पर उसकी बैटरी लाइफ भी बहुत छोटी होती थी. 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा. जी. आज की डेट में आप और उतना ही उसको चार्ज होने में भी जैसे टाइम लगता था. आज की डेट में देखिए 1 घंटे का चार्ज टाइम होता है और 18 घंटे का बैकअप होता है. कंसिडर ईवी इक्विवेलेंट टू अ मोबाइल फोन. 1 घंटा भी 15 मिनट तक लिमिट हो गया. एग्जैक्टली. सो इस तरीके से ईवी की पूरी जो बैटरी पैक का एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा, राइट. ऑफ कोर्स इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर थोड़े से क्रिटिकल मिनरल्स और ज़्यादा इन्फ्यूज करने पड़ेंगे. तो ऑफ कोर्स विद स्पेस थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, राइट. फॉर एग्जांपल BYD की ब्लेड बैटरीज आ गई है, जनरेशन 2 बैटरीज भी अनाउंस हो गई हैं, राइट. सो दीज आर लार्जर बैटरी, आई मीन मच स्मॉलर बैटरीज with more critical minerals inside it, right, but highly optimized for energy delivery, efficiency, and all of that, right. So I think that is also going to change. Maybe China will stay as the key player for next 5 to 7 years more, okay, right. Thirdly, India will start generating and making a lot of scrap from its gigafactories that are about to come. तो ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल का पार्ट बनने वाला है इंडिया में. आज की डेट में सिर्फ बैटरीज के बारे में हम सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. ये सिर्फ पूरे वेस्ट इंडस्ट्री का, बैटरी वेस्ट इंडस्ट्री का सिर्फ 40% तो 50% ही मटेरियल होगा. 50% तो आपके उससे आएगा जो आपका रिजेक्शन होता है स्क्रैप का, वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन सेल्स. 50% you are saying? Yes. Which is very high. Which is very high because, of course, given the point, whatever is the projected numbers by all different companies, अगर वो नहीं कंपनी establish कर पाती तो कम हो जाएगा. Okay. But if whatever the numbers they have given, for 100 gigawatt, 50 gigawatt, I think if they are able to do that, and that will be very high numbers coming as a scrap for recycling. तो मेरा एक जो स्क्रैप आपने बात करी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 गीगावाट की एक फैक्ट्री बनाई है तो उसमें स्क्रैप क्वांटिटी कितना रहता है? 25%. 25%. Yes. Which has to be recycled very actively and again given back into the supply chain. Okay. That is what we have learned. Okay. And because हम 2047 की बात कर रहे थे, do you see जो आज रिसाइकलिंग में प्रोसेस में टाइम लगता है, will that also get reduced? ऐसा क्या नया imaginary do you envision that? So I think, of course, the AI is going. Even today, AI has started playing its role in processing. Yes. Right. We are building a system where it is inbuilt with AI. So the machine itself, on a very timely basis, it takes the data from the plant. It sets and rechanges its processes and the chemical compositions in the real time. So that is what we are trying to build. So I think AI will play a very important role in the entire chemical processing, right? Because अभी हमारा प्लांट ऑटोमेटेड है, अब हम उसको एक स्टेप और इंडस्ट्री 4.0 की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, राइट. सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो ऑटोमेटिक बैटरी डिसमेंटलिंग सिस्टम्स हैं, वो आ जाएंगे बहुत लो कॉस्ट में, राइट. बिकॉज जो लार्ज बैटरीज हैं इंडिया में, ऑफकोर्स मैनुअली आज ओपन होती हैं, बट वो थोड़ा सा और ज़्यादा ऑटोमेटिक बन जाएंगी, राइट. तो सर्कुलर डिजाइन शायद सब तक आ चुका होगा. सर्कुलर डिजाइन आ चुका होगा, राइट. और स्पेसिफिकली फॉर मटेरियल साइंस, जो ये कंपाउंड्स, जो कैथोड एक्टिव मटेरियल है या फिर जो कैम है, जो ये ग्रेफाइट है,
ये थोड़ा और इन्हांस हो चुका होगा. सो आई थिंक दैट इज द की फंडामेंटल चेंजेस अपार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री चेंजेस, राइट? यू लाइक पीपल टॉकिंग अबाउट सोडियम आयन एंड द सॉलिड स्टेट बैटरीज. तो ये सब तो एक अलग ट्रैक है जो आता रहेगा, राइट? बट बैटरीज में जो इंडिया में चेंज होने वाला है, रिसाइकलिंग में बेसिकली और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, प्लस एक डायरेक्ट रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑन ग्राउंड आ जाएगा. क्योंकि क्या होता है, जब एक कंसिस्टेंट स्क्रैप आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी गीगा फैक्ट्री से स्क्रैप आएगा, वो सेम ही आएगा ना रोज. यस ऑफ कोर्स. उसमें कोई आज की डेट में क्या है, कुछ बैटरीज किसी एक ब्रांड की, कुछ बैटरीज किसी और ब्रांड की है. यस ऐसा नहीं है. तो वहां पे डायरेक्ट रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट हो सकता है. बेसिकली डायरेक्टली जो कैथोड का स्क्रैप है उससे डायरेक्टली कैथोड बन जाएगा नया. ओके. तो वो इंडिया जो में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता. बाकी जगह कर रहा हाँ, है. बाकी जगह करता है, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता. कोरिया में It would एग्जिस्ट be करता easier, है. you're saying, direct recycling. It आ, should be easier जब भी वो नहीं, easier तो नहीं है. मतलब it is a tricky task, Okay. right? Because cathode active material is like you're talking about everything in ppb, parts per billion. You know, Okay. I mean, मिलियन से बिलियन बिलियन में हो जाता है. तो इतना ज़्यादा एफिशिएंसी और एक्यूरेसी चाहिए आपको उसमें. इट इज़ नॉट अ इजी टास्क, बट it has better economics, I would say, than the बेसिकली द क्वालिटी वुड बी बेटर इन दैट केस. because it is a cathode active material, right? So I think that is what will change fundamentally in next 5-7 years. जो भी वॉल्यूम आज हम कर रहे हैं वो 10x से 20x ग्रो कर जाएगी. You know, and thirdly काफ़ी इंटरनेशनल अट्रैक्शन मिलेगा इंडिया को. एंड डू यू थिंक कि 2047 में भी हम डिपेंडेंट रहेंगे इन मिनरल्स के लिए? आज हम चिले, कॉन्गो, इन सब कंट्रीज की बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए. डू यू थिंक 20 सालों में शायद वो चेंज हो जाए? आज के अगर मैं आज का सिनेरियो देखूं, मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि चेंज हो जाए तो अच्छा है. मतलब कि डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है. पर कोई मुझे रास्ता तो नहीं दिखता, टू बी ऑनेस्ट. पर्सनली ओनली वे आई फाइंड इज रिसाइकलिंग. अदरवाइज बिकॉज इफ वी गो एंड फाइंड द सोर्स ऑफ ओर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट. It is very hard to go and negotiate today with these countries, you know, because then there are other Western countries who have larger deep pockets, you know, to buy and giving them other kind of economic support. So we going as India is very tough, you know. So independence तो आना बहुत मुश्किल मुझे दिखता है, because आज भी हम बहुत dependent हैं for different kinds of ores. Of course, there's a critical mineral mission which is now pushing to have extraction within India. I think that might play out well. Right? But do you think it is a 1 year 2 year process और 5 साल लगेंगे इसमें या उससे ज़्यादा भी? Very easily 5-7 years. Very easily. उतना तो मान के चले. Thinking of a mine, setting it up, getting the license, running it, it's a long process. But it's good that we have started. It's good that we have started, right? Chemistry wise, will lithium stay? Yes, I think 100% lithium will stay, because if you look in the periodic table, it is hydrogen, helium and lithium. Yes. तो वो एनर्जी डेंसिटी पे ही थर्ड नंबर पे है. तो सबसे कम स्पेस में ऐसा तो नहीं है ना. मोबाइल फोन में सोडियम आयन की बैटरी तो अभी आई कैन नॉट इमेजिन इट, राइट? समबडी माइट हैव ब्रेक थ्रू, आई कैन नॉट अश्योर, बट थियोरेटिकली आल्सो आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट कि इट विल हैपन, राइट? So that ways, I think in next 10 years, if you look, direct recycling will be in place. Cell manufacturing in India will happen. We will still be dependent for our critical minerals to various other nations. But if we are able to develop much superior technology for refining, and we can produce the finished goods, finished products, high grade finished products like lithium carbonate battery grade at a very low cost, then we have a chance to then start supplying to the world. So I think we need to work a lot on technology. और जो टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पीस है इसमें IP का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंडिया में जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो 3 से 4 साल 5 साल तो लग ही जाता है. तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू स्पीड ट्रैक द IPs फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, फॉर बैटरी रिसाइकलिंग, यू नो. इसको जब स्पीड ट्रैक करेंगे तो इंडिया बहुत जल्द पेटेंट ले पाएगा. पेटेंट लेने से फिर ग्लोबल पेटेंट भी ले सकता है. तब वो अपनी टेक्नोलॉजी को कह सकता है, यस आई हैव अ कोर टेक्नोलॉजी. ओके. आज आप टेक्नोलॉजी बट ये विंडो क्या बाहर और इंडिया में डिफरेंट ड्यूरेशन है? इंडिया में और बाहर में आई थिंक ऑफ कोर्स इन द यूरोपियन साइड इट इज लिटिल मच फास्टर. इंडिया ने भी काफी एफर्ट्स डाल के फास्ट ट्रैक किया है, कर चुके हैं. बट आई थिंक इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ की प्रायोरिटी सेक्टर्स.
even with the patent office in India. So that might really क्या बैटेक्स के पास पेटेंट है? हाँ, we have 2 patents which are granted and we are very thankful कि हमारा काफ़ी जल्दी मिल गया था हमें. We have filed for another more 20 patents. वाओ, राइट. सो एंड वी विल बिकम अ पेटेंट फैक्ट्री. मतलब हमारा टारगेट है अगले 3 साल में हमें 100 पेटेंट वी हैव टू फाइल एंड टेक बिकॉज वी वांट टू बिल्ड अ वेरी फुल प्रूफ सॉलिड सिस्टम. बिकॉज अगर इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोसेसिंग करके 2 चीज़ें जो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं. पहला कि आप बाहर जाके कहीं से टेक्नोलॉजी खरीद के ले और यहाँ चला दिया, वो प्लीज़ बिल्कुल मत करिएगा. मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज आप खरीद के लाओगे, आप जो भी लाएंगे, ये फील्ड ऐसी है कि वो टेक्नोलॉजी का आपको लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड इट इज चेंजिंग एवरी डे. या So you have to evolve, you have to make an engine like a way कि it can take a different shape every day. यस, That is the first thing. And second thing that I would recommend is कि आप कुछ भी प्रोसेस में बहुत सारे आपने पैसे लगा दिए, आपने सोचा बस मैं अभी डाल देता हूँ $100 बिलियन और कल मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा इस इंडस्ट्री में. ऐसा नहीं है. इट टेक्स टाइम. हाँ, इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू बिल्ड योर ओन IP. मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बिकॉज दैट इज़ आवर रीजन, आवर वे टू सक्सेस, एंड आई थिंक दैट इज़ माई सिंसियर रिकमेंडेशन. ओके, सो बैटेक्स टू पेटेंट एक्स, दैट विल हैव. अच्छा, एक और चीज़, अगर 2047 में हम देखें तो ऐसा कोई एक मोमेंट आप विजुअलाइज कर सकें जिसमें आपको लगे कि हाँ, द जर्नी ऑफ बैटेक्स वाज वर्थ इट, तो वो क्या होगा? यस, बिल्कुल. मेरे देश को बाहर डिपेंडेंट नहीं कम रहना पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए. आई थिंक दैट इज़ द पर्पज ऑफ आवर लाइफ टुडे, दैट वी वांट टू बी नोन इन द वर्ल्ड एज अ बेंचमार्क फॉर क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन. राइट. ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया को एक दिन पता चला कि अब तो रेस निकल गई. Right, China ने overnight they have worked for 20-25 years. They've been working, and overnight they started pushing their material across the world. Right, and before Corona, right. ओके, पहले इंडिया में देख लीजिए, ई-रिक्शा कब दिखता था? पहले 2017 में दिखना शुरू हुआ होगा. ज़्यादा तरीके से ज़्यादातर। चल तो वो 2014 से 2014 से चल रहा था, 11 से, बहुत कम चल रहा था. फिर 2017, 16-17 के आसपास थोड़ा और बढ़ा, पर राइट बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, राइट, लॉट ऑफ पेनिट्रेशन हैपेंड. एकदम से बैटरी इंपोर्ट आप डेटा देखेंगे तो एकदम से 2020, 21, 22 में बैटरी कितना बढ़ गया. ईवी इंडस्ट्री एकदम से बूम हो गया. राइट. जितनी जल्दी बूम हो जल्दी खत्म भी हो सकता है. यस, इट इज जस्ट one decision away. China says we are not going to export to India. So from where you will get all the critical minerals? Where will you get all the batteries and cells? So हमारा तो यही जॉब है, दिन रात हम यही काम करते हैं कि हमारे देश को कॉल करके किसी के सामने ये ना बोलना पड़े कि भाई प्लीज़ दे दो हमें, जैसे रेयर अर्थ में हुआ, अभी रेयर अर्थ मैग्नेट्स में हुआ. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ वी इन्विजन दैट वी मेक अ सेल्फ रिलायंट सप्लाई चेन इन इंडिया. एंड एक बार हम बैटरी में बनाएंगे, देन वी विल ऑल्सो पेनिट्रेट इनटू डिफरेंट की मटेरियल्स. हम रेयर अर्थ में भी जाएंगे, हम अलग चीज़ों में भी जाएंगे, और हम यही काम करेंगे. आई थिंक वो जो 2 स्टूडेंट्स थे जो 2017 में बैटरीज ढूंढ रहे थे, आप नहीं चाहते कि वो दोबारा हाँ, ऐसा ही सिचुएशन किसी और के हाँ. साथ हो, इवन फॉर अ बिगर कंपनी. हम ये चाहते हैं कि जो 2 स्टूडेंट्स जब सेल बनाना चाहते थे तो वो सोच सके कि हाँ हम बना लेंगे, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल है. तो दे कैन जस्ट कॉल अस एंड वी प्रोवाइड द मटेरियल. दैट इज इंडीड अ ग्रेट विजन ऑफ 2047 दैट यू हैव क्रिएटेड. बट हर एक विजन के पीछे की एक स्टोरी होती है, उसका एक रोड मैप होता है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द विजन दैट यू हैव क्रिएटेड, तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? और अगर मैं उसको एक फेज वाइज जर्नी के हिसाब से देखना चाहूँ कि 25 से 2030, 2030 से 2040, एंड थर्ड फेज इज टुवर्ड्स 47, तो कैसे आप इसको ब्रेक करेंगे और कहेंगे कि इस विजन तक हम पहुंच पाएंगे? क्या वो Yes, नॉन yes. नेगोशिएबल्स होंगे बीच में? अगर Sure, बिल्कुल. So I think starting with the non-negotiable is losing on our integrity and transparency, right? And also we will never miss out on the empathy in our functioning, because हम आज तक कंपनी भी ऐसी चीज़ इन्हीं फंडामेंटल्स पे बने हुए हैं. We are always very empathetic in our relationships across the world. ओके, राइट. एंड इस बिजनेस में बेस्ट पार्ट हमें यही दिखा कि ये ग्लोबल बिजनेस है. हमने व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई नेवर इमेजिन्ड कि एक दिन मैं ऐसे कोरिया में जाऊंगा या फिर ऐसे मैं जापान में जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, वहाँ लोगों से बात करूंगा. आई ऑलवेज थॉट कि कुछ तो बिल्ड करेंगे जो इंडिया में होगा.
बट ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ बिल्ड करने को मौका मिल जाएगा जहाँ पे वी बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, राइट। हमारी जो प्रॉब्लम है, ऐसी 100 कंट्रीज जिनकी सेम प्रॉब्लम है, राइट। तो जो चीज़ हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो हर जगह सॉल्व हो सकती है, राइट। तो इट्स जस्ट वी हैव टू फाइंड द पीपल विद द राइट माइंडसेट, राइट। तो जैसे कि मैं बताया कि पहले हम 5 साल जो अभी हमने काम किया अपने फाउंडेशन बनाने पे किया, अगले 5 साल हमारा काम है सप्लाई चेन सेटअप करने पे, ट्रेड रूट्स बनाने हैं हमको, राइट। कि किस तरीके से ये मटेरियल कहाँ से कहाँ लाया जा सकता है। ये अगर हम कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं ला सकते बिकॉज हम नॉन OECD कंट्री है, तो कैसे हम अपना पार्टनर किसी OECD कंट्री में ढूंढें जहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ शेयरिंग करें और OECD कंट्रीज से वहाँ पे मटेरियल ला के प्रोसेस करके फिर इंडिया में लाया जा सके फॉर फर्दर रिफाइनिंग, फॉर फर्दर प्रोडक्शन इनटू फिनिश गुड, राइट। क्योंकि एक चीज समझना बहुत जरूरी है एंड इसको आप लर्निंग भी ले सकते हैं चाइना से, राइट। आपको सप्लाई चेन का पहले पार्ट बनना है। अभी तो हम पार्टी नहीं है, हम तो बाहर हैं सप्लाई चेन से। यस, पहले सप्लाई चेन का पार्ट तो बने, मटेरियल इन आउट तो हो, राइट। तो जरूरी नहीं कि हर चीज अभी आज इंडिया में डे 1 पे आ जाएगी, नहीं। पहले उसको ट्रेड के थ्रू इंडिया में लाना शुरू करें, एक प्रोसेस चालू करें, राइट। जब वो इंडिया में आएगा तो 10 different people will again come to support you to say that okay ये मटेरियल आज यहाँ आ रहा है, ठीक है, now let me consume it and build it into a further specialized product, Yes. right? So that is what then we will focus on to how do we become a part of the supply chain. The 10 years after that will be scaling up that supply chain and the processes all across the world. So like the model we have created in India, having a fragmented supply chain and fragmented processing plants to create the hubs in the country, the same we will go and do in various other parts of the world. So that ways we will become a one part of the supply chain. We'll also get into, we are doing urban mining. We'll also get into the mining in the sustainable way, right? And then we will expand our portfolio of materials. Today we are in batteries. We will touch upon each and every material which is precious and rare, right? Because that's how you can play your bit in the entire space, right? And I think last 7 years will be to taking it much further, much deeper, and establishing ourselves as an institution. और इसमें गवर्नमेंट या इंडस्ट्री और कंज्यूमर इनका क्या क्या रोल रहेगा, अलग अलग देखा जाए? See, government's role, I think जितना भी अभी तक हम सीखे हैं, गवर्नमेंट रोल इज टू शो यू द पाथ। गवर्नमेंट का उतना ही काम होता है आपको रास्ता दिखाना, बिल्कुल, कि इस तरीके से हम सोच रहे हैं, इसमें आप देख लो कि आप अपना क्या कर सकते हो। हम बोलते हैं अच्छा ठीक है हम इसमें ये कर लेंगे बट हमें ये 3-4 चीज़ जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट कहेंगे ठीक है 2 चीज़ें हम दे देंगे, बाकी 2 चीज़ें अपना खुद ले आओ। उससे ज़्यादा आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आके ही आपको रास्ते पे चलाना भी सिखा दे। तो वो उस तरीके का माइंडसेट हम नहीं रखते हैं एज अ कंपनी। वी बिलीव दैट इफ़ योर गवर्नमेंट इज गुड दे विल गिव यू द गुड पाथ। इफ़ यू आर ऑन द गुड पाथ देन यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस। सो ऐसा करके हम गवर्नमेंट का सोचते हैं। एंड कंज्यूमर्स, आई थिंक कंज्यूमर्स आर द वन हु आर द की बेनिफिशियरी ऑफ द एंटायर प्रोसेस, राइट। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? कंज्यूमर के लिए ही कर रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट भी कुछ क्यों कर रही है? कंज्यूमर के लिए कर रही है। सो इट इज़ टू डिलीवर वैल्यू टू दी की बेनिफिशियरी। जितना उनको वैल्यू मिलेगा उतना ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे, उतना कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बूस्ट होगा, उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। तो आई थिंक इट्स अ सर्कुलर लूप दैट यू आर लुकिंग एट। I सर्कुलर think इकोनॉमी, circular economy is exactly that is, right? I think that is, and it should be never ending process. That is true, yeah. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर 10 मिनट मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एंड यू हैव टू पुट सम पॉइंट्स, वन पॉलिसी, वन इंटरवेंशन, वन रेगुलेशन जो शायद आप चेंज कराना चाहें और अगले बजट 2027 में वो ये पेश करने वाले हैं, तो वो क्या चीज़ें होंगी? I think what I would really give as a recommendation, I don't know चेंज करना तो उनके ऊपर है, बट मैं जो रिकमेंडेशन दे सकता हूँ दैट विल बी फर्स्टली कि जो इंडस्ट्रीज और MSMEs ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं उनके लिए बेटर फाइनेंसिंग और ईजियर फाइनेंसिंग अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल हमें लोन मिला है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से, राइट, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट कम्स एट 5%। उसने हमारा पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज कर दिया। वी आर एबल टू थिंक मोर, वी आर एबल टू वर्क फास्टर। उस तरीके के ग्रीन फाइनेंसिंग लोन्स आज की डेट में
स्मॉल और माइक्रो MSMEs के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर स्कीम्स हैं, बट हम जब बैंक में जाते हैं और हम उस पे मांगते हैं तो बैंक कहता है पहले तो हमें कोलेटरल चाहिए, तो वो ग्रीन नहीं है। सेकेंडली, ग्रीन कॉरिडोर्स एंड ग्रीन क्लस्टर्स बनाने चाहिए, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पावर्स होनी चाहिए टू दी स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटीज़, कि जहाँ पे वहाँ के जो बैंक्स हैं वहाँ पे ग्रीन बैंकिंग सिस्टम भी होना चाहिए बेसिकली, जहाँ पे जो ईजियर फाइनेंस है फॉर इफ लेट्स से आई एम डूइंग रिसाइकलिंग और समबडी इज डूइंग द प्रोसेसिंग ऑफ द पराली, राइट, पराली बर्निंग को रोक रहा है, उसके पास भी ही इज अ फ्रेंड, उसके पास भी फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा इशू है, राइट। वो हम जब लोन लेने जाते हैं किसी बैंक में तो हमको भी वही रेट बोलते हैं, मतलब अगर आप 13-14% बोलेंगे अगर आप किसी वेंचर डेट के पास जाएंगे, और 10 से 11% बोलेंगे अगर आप किसी नॉर्मल बैंक से सीसी लिमिट लेने जाएंगे, वहाँ पे भी वो आपसे कहेंगे कि आपको पहले एज इन कोलेटरल दे दीजिए। वो एंटरप्रेन्योर्स को आज की डेट में बहुत स्लो डाउन कर रहा है, राइट, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड, जो एक जीएसटी का बहुत बड़ा इशू है, राइट, कि स्क्रैप पे जीएसटी क्या होनी चाहिए। आई थिंक देयर इज स्टिल अ चांस कि स्क्रैप की जीएसटी थोड़ी सी कम की जा सकती है, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट कैन अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। लोग काफ़ी फिनिश गुड को स्क्रैप की तरह बेचने लग जाएंगे, Okay. right? So that is also a different way to look at it, but I think it is ministry is called, already import duty zero कर दी गई है, जो unfinished वो critical mineral products हैं, ores हैं, MHPs है, उस पर already import duty is zero, right? So and एक जो अगर हमने प्रोडक्ट इंडिया में बनाया, राइट, और हमने इंडिया में ऑफ कोर्स कंजम्पशन थोड़ी कम है, और अगर यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट बैक्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट्स जो हैं वो हमें मिलने चाहिए। और लास्ट प्रॉब्लम इज़ जो हम स्क्रैपर्स से कभी कभी या पार्टनर से मटेरियल खरीदते हैं और उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जहाँ पे स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर्स हमारे पास ही आ जाते हैं कि आपका प्रॉब्लम है, नॉल है। तो आई थिंक उसके लिए कोई बेटर मैकेनिज्म पे काम करना चाहिए, जिससे लिटिगेशन भी कम होगा and we will be able to function much better. तो 3 नहीं 5 आपके पास रिक्वेस्ट है टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ। पॉसिबली इन बजट 2027 he can At least he or कुछ तो she can she actually yes work on so it. भाई, right. Wow. Perfect. And बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल और उसके अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हम आज बोल सकते हैं कि EPR इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन? टू बी ऑनेस्ट, बैटरी में ठीक से काम कर रहा है, वैसा मैं बोल सकता हूँ। ई वेस्ट का मैं कमेंट नहीं कर सकता, नहीं करना चाहूँगा, बट बैटरी में वो सही से काम कर रहा है, बिकॉज आई थिंक CPCB हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वाइल बिल्डिंग दिस वन। बैटरी वेस्ट, ई वेस्ट में उनके पास एक्सपीरियंस शुरू किया था उन्होंने। ई वेस्ट एक्सपीरियंस से जो आज बनाया उसमें बहुत एक्सपीरियंस है, और वो दिखता है पोर्टल में, राइट, और वो अच्छे से हो सकता है। आई थिंक अब आगे एक और नया पोर्टल आने वाला है जिसमें आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ लाइक complete trade center for the PR and between producers and recyclers. So still waiting for that, but मुझे लगता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अभी अमेंडमेंट चल रहा है, काम चल रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी काफ़ी काम कर रही है, एंड मोर फोकस कैन बी ऑल्सो ऑन ब्रिंगिंग द स्टैंडर्ड्स, जो कि थोड़े टाइम पहले हमारा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो आई थिंक स्टैंडर्ड्स के आने से काफ़ी क्लैरिटी और आएगी, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट पर्सनली कुछ मिसिंग नहीं लगता, मतलब फ्रॉम द CPCB's एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो एक अच्छा स्टेप है उसी डायरेक्शन में, और शायद वो विजन जो हम पाना चाहें उसके लिए शायद और भी उसमें मॉडिफिकेशंस आएंगे, मॉडिफिकेशंस, बेटर आई होता थिंक जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आएगा, राइट, और उससे काफ़ी चेंजेस आएंगे, बट इट इज़ ऑल, एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज़ वर्किंग very fast, just that I think more push towards industries which are recycling from at least the different government institutes should know that okay you're doing something good. So काफ़ी अच्छा डायरेक्शन चल रहा है, और शायद हम उस विजन को जल्दी से प्राप्त भी कर पाएंगे, होगा ही होगा। सो थैंक्स उत्कर्ष, काफ़ी अच्छा विजन और काफ़ी अच्छा रोड मैप उसके लिए। नाउ वी वांट टू गिव यू अ ब्रेक, वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड पॉट प्ले। दिस इज अ Okay. सेगमेंट वेयर our guests go unfiltered. Okay, So sure. I have some questions for you. मैं आपको कुछ अलग अलग बैटरी सिनारियोज देने वाला हूँ, रियल वर्ल्ड सिनारियोज, एंड आपको सिर्फ 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन है रिसाइकल, रिवाइव और रिटायर। रिसाइकल मीन्स
अब बैटरी को तोड़ दीजिए एंड हाँ। एक्सट्रैक्ट द मटेरियल्स. रिवाइव इज सेकंड लाइफ, हाँ, किसी और यूज में उसको डाल सकते हैं. रिटायर इट्स डेड, अब कुछ काम कर रही है. राइट. लेट्स स्टार्ट. यू रेडी? यस, यस, Okay. यस. सो द फर्स्ट वन इज एक स्मार्टफोन बैटरी फ्रॉम 2019 डिग्रेडेड है और उसको थोड़ा सोलन भी हो चुका है. तो आप क्या करेंगे? रिसाइकल. A 5-year-old Ola बैटर, a 5-year-old स्कूटर बैटरी, अभी भी उसमें 65% बैटरी बची हुई है. हाँ, क्या रिसाइकल. Okay. A lithium battery sitting unused in our warehouse for 6 years, never charged or never discharged. रिवाइव. एक ईवी बैटरी जिसने इंडिया में 5 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं. रिसाइकल. A battery from an electric scooter used only for food deliveries during IPL nights. ओके. रिवाइव. A delivery company's fleet battery pack जो 4 साल पुराना है लेकिन ऑलरेडी 2004 साइकिल कंप्लीट कर चुका है. रिवाइव. A rural solar microgrid battery used for village electricity पिछले 10 सालों से. रिसाइकल. रूरल राजस्थान के टेलीकॉम टावर की लिथियम बैटरी 8 साल से कंटिन्यूसली चल रही है. रिसाइकल. A battery pack from an e-rickshaw that has run 200 kilometer every single day 4 सालों से. रिसाइकल. An EV battery recovered from a flooded car after Mumbai monsoon water damage. रिसाइकल. A brand new battery cell that failed quality inspection at a gigafactory. कभी यूज नहीं हुआ. रिसाइकल. A gigafactory scrap bin full of battery electrodes that failed quality inspection. रिसाइकल. एक पावर बैंक बैटरी जो इतनी स्वेल हो चुकी है कि केसिंग ऑलमोस्ट फटने वाला है. इमीडिएटली रिसाइकल. A warehouse full of unsold EV batteries from a startup that shut down. रिवाइव. एक फ्यूचर सिनेरियो है 2035 का, एक सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी फ्लीट बैटरी 12 साल पुरानी हो चुकी है. रिसाइकल. A battery from India's first EV that completed 5 lakh kilometer. प्रिजर्व. Nice. The battery pack from the very first EV that was sold in India. Again, I'll keep it in showcase. And this is the last one. Your very first Batex का Batex का सबसे पहला प्रोटोटाइप बैटरी जो आपने कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाया था. Yeah, it is kept in my home. Already preserved. Already preserved. So that was nice and good to Sure. know Thank you. this revive, recycle story. Yes. नेक्स्ट इन लाइन हम एक्चुअली अब आपसे जानना चाहेंगे कि बैटेक्स में क्या क्या हुआ, या द ओरिजिन स्टोरी दैट उत्कर्ष हैव, नॉट जस्ट अच्छा. बैटेक्स. Correct. तो हमें ये पता चला है कि आपने बैटेक्स से पहले एक वेंचर शुरू किया था दैट वाज कॉल्ड पेपर प्लेन्स मार्केटिंग सॉल्यूशन. Correct. Correct. तो आज उसके बारे में बताइए कि उसका क्या हुआ. Right. So, right after college, because ये था कि हमें और विक्रांत को, we both are co-founders here, तो एक साल का ब्रेक लेना था. तो in that break, because we wanted to learn something more, professional. So in that scenario, I worked with Hero for close to around 1 year, and then had this which we ran for another 1.5 years. तो इसमें क्या था कि हम अपना, me as a person was always very much inclined towards creativity. तो Okay. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली क्रिएटिविटी मुझे डिराइव करती है और मैं डे टू डे प्रैक्टिस करता हूँ क्रिएटिविटी, राइट. बी इट इन योर बिजनेस डिसीजंस टू डूइंग एनी फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो, यू हैव टू बी वेरी, you have to take care of each and every element, right? So I think you have to be creative around it. And from that scenario, with this paper planes, it really helped me because हम तब म्यूजिक वीडियोस बनाते थे उसमें. तो ये एग्जैक्टली करती क्या थी? इसमें हम लोग बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज को मार्केटिंग एंड क्रिएटिव सर्विसेज देते थे. Okay. इससे पहले मैंने मिराकी में भी काम किया जहाँ पे हमने कई सारे म्यूजिक वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं. तो गिव टेल अस अबाउट वन क्रिएटिव सॉल्यूशन जो आपने किसको दिया. क्रिएटिव सोल्यूशन एक ये था कि जो हमारी ब्रांडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग होती थी, ये हम हीरो फिनकॉर्प के लिए काफ़ी किया है हमने, राइट. और फिर उसके बाद जो बेसिकली गाना मैंने बनाया वो दिन शगना दा गाना शूट किया था, हाँ, जो जसलीन रॉयल का था. हाँ. तो उससे पहले कुछ टाइम थोड़ा थोड़ा बैंड्स के साथ भी ट्रैवल किया, उनके म्यूजिक वीडियोस रिकॉर्ड किए. सो आई थिंक ऑलवेज वॉज वेरी मच एक्सपेरिमेंटल, टू लर्न एंड बी विद कैमरा, राइट. कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी और इन सब का शौक रहा है हमेशा से. बट ये क्लियर था कि कुछ बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है. तो
कुछ भी जब भी मैं लाइफ में करता था तो हमेशा ध्यान में रहता था कि ये कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके हेल्प करेगा। तो सोशल सर्विस मैंने बहुत किया। मेरा था कि कुछ भी बड़ा करने से पहले एक बार ये जितना भी वो नहीं होता आपको अपना कर्म का उधार जो है चुकाना होता है, तो मैंने वो पहले पापों ही का उधार होता है कि कर्म का उधार? यस यस, आई मीन पापों का उधार जो है मैंने पहले ही करने की कोशिश किया। सो आई वर्क विद हीरो, जहाँ पे मैं CSR डिवीजन में था। मैं गांव-गांव ट्रैवल करता था। मेरे बॉस थे मिस्टर रवि पहुजा, जो कि काफ़ी उन्होंने ट्रेन किया मुझे। तो गाँव में जाके वहाँ प्रॉब्लम देखता था। ट्राइबल विलेजेस में मैंने बहुत ट्रैवल किया है। और वहाँ पे मैंने रूरल प्रॉब्लम्स देखी हैं, सैनिटेशन की, वाटर की। हमने चेक डैम्स बनाए, हमने वाटर फिल्टर सिस्टम्स बनाए। उसके बाद हमने वहाँ पे एजुकेशनल सेंटर्स बनाए, सिलाई कढ़ाई सेंटर्स बनाए। तो हाँ। ये मैंने मोर देन 17 टू 18 विलेजेस में किया, और अक्रॉस मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, तो इन सब में किया। तो आई थिंक एक रूरल इंडिया का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मुझे अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई थिंक मेरे को फाउंडर विक्रांत को भी है। और उससे हमें ये पता है कि जो भी हम ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं उसको जब हम वापस लोकल से कनेक्ट करते हैं जब, तो हमें पता है कि एक बहुत अच्छा सिंक है दोनों के बीच में। तो बहुत हमें हेल्प होता है बिजनेस डिसीजंस लेने में। वाह! तो उत्कर्ष सिर्फ एक रिसाइक्लर है, एक शक्तिमान है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ, आई एम प्लेइंग माय बिट। जो भी जितना भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ओके। और अब हम थोड़ा बैटेक्स पे भी आते हैं। राइट। तो बैटेक्स की एक जर्नी आपने बताई, और जब भी हम रिसाइकलिंग के बारे में लोगों से भी पूछते हैं, किसी के बारे में होता है और हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमेशा एक फैसिलिटीज, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज ही दिमाग में आती है। तो करेक्ट। अगर हम जानना चाहें कि बैटेक्स की नेक्स्ट 10 ईयर जर्नी अगर होगी तो क्या होगी और कैसी रहेगी, करेक्ट। और एक जो नेटवर्क बैटेक्स का होगा वो कितना बड़ा होगा, बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली और ग्लोबली व्हेन वी टॉक श्योर अबाउट। श्योर, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो अगर हम देखें हमारा जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं, पहले हमने सेकेंड लाइफ की बैटरीज बनाई, राइट, और वो हमने बना के बेचते थे, और रात में जिस उससे पैसा कमाते थे उससे अपनी रिसर्च करते थे कॉलेज की केमिकल लैब में जाके। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने छोटा सा बेसमेंट लिया, जहाँ पे हमने थोड़ी सी और सेकेंड लाइफ बैटरीज बनाई और रिसर्च फिर और थोड़ी सी बढ़ाई। फिर हमने जाके सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में, बिकॉज हम उत्तर प्रदेश से आते तो हमें लगा ईजियर होगा वहाँ पे काम करना, तो हम वापस से उत्तर प्रदेश में हमने अपनी पहली 20,000 स्क्वायर फीट की ब्लैक मास प्रोडक्शन की फैसिलिटी खोली। Yeah. और प्लांट भी हमने खुद बनाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1/5 ऑफ द कॉस्ट में हमने प्लांट बनाया अपना, राइट, फ्रॉम इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड्स। ओके। और बहुत लो कॉस्ट में प्लांट बना के फिर हमने उससे अपना लगभग 3000 टू 4000 मेट्रिक टन ब्लैक मास जो है ऑलरेडी हमने सेल किया उससे। फिर इन द सेम टाइम हमने छोटा सा अपना केमिकल लैब भी उसमें बना रखा था उसी फैसिलिटी में, एंड अ स्मॉल पायलट ऑल्सो। फिर वी हैव ऑलवेज हैड अ वन ऑफ द बेस्ट एंड फैंटास्टिक टीम्स इन इंडिया, राइट, एंड फ्रॉम दैट सिनेरियो फिर उसके बाद हमने एक लार्जर फैसिलिटी ली विच इज़ 1 लाख स्क्वायर फीट। So from 20,000, from 1,000 to 20,000, 20,000 to 1 lakh square feet, right? And iske baad now what we envision in that 1 lakh square feet facility, we have a complete hydromet setup, right? Where we have a very high-end lab, we have a battery refurbishing unit also, and then we have a 5,000 metric ton battery recycling facility also, where we are making the critical minerals today. Now the next step from here is to set up a larger facility, which will be somewhere around 15,000 metric tons of feed in basis capacity. So from And 2000 to yeah, so 15,000. 5,000 to 15,000. 5,000. Yeah, so from 5,000 to 15,000, which we are going to set up within next 2.5 to 3 years in that time frame. That will, from a commercial angle, it will just take us to 5x revenue growth, right? Whatever we are today, right? From today, and then in 10 years window, we look at a sustainable and a very, very profitable growth from here on to at least 20x. So that is what we are fundamentally very clear. We have to do it step by step, and we have to build the convergence of all the international supply chain to one place, right? So let's say if we set up something in UK or something in, let's say, Malaysia, right? So with our partners, we have to ensure that the material comes back, flows in India, and from here it again is going wherever it is processed even furthermore. So that is what we are looking at. We are also looking at some mining projects
right? Because since we have the technology, and if you're able to do battery recycling, mining is a very easy task. Trust Okay. me on that. Yeah. So for us, I mean, midstream in the mining, I would call the midstream in the mining, right? So midstream is a very, very important and easy task for us. So we are now looking to evaluate with the right people. Are you saying the refining part? refining part, the Refining. midstream? Yeah, That's the yeah, midstream, yeah, okay. right. So we are looking at that, and we are also working. Our R&D team is working on developing cathode active material. So that is also is going on in the R&D right now. We are also working on with our partners on creation of the chlorides of the magnet materials, the rare earths, right? So that is also going on. So we want to build ourselves as an institution for critical minerals and material sciences, right? So in that institution, the applications will be enormous, right? When we discuss on our Horizon 1 and Horizon 2 documents inside the company, so we are going to cater around 17 industries, Wow. right? Which is from pharmaceutical to aero defense to aerospace, to new energy, to large and heavy commercial, and to metal alloys. So there's a document around 17 industries we have to cater. So that is a 20-year long vision that we have in our company. So Batex शायद एक recycling company नहीं, but एक बहुत बड़ा vision है actually. Vision hai. Yes, it is in change to relook at things from a circular viewpoint, right? Secondly, to again bring back material science as a national agenda, right? Material science is very important. I think in the race of BPOs and digital sciences and digital technologies, we missed on to the fundamentals and the cores, right? Which is, I think, material science. किसी भी चीज़ की शुरुआत material से होती है, right? So, like Japan is a very good example for focusing on materials. Okay. So we are going to bring back the focus back onto the material science. That is our mission, and to become a benchmark in the world. So I think that is what we're looking at, and to grow from here at least 20 to 30x, in every capacity, everything. So that is what we're looking at. शायद अब मुझे वो मीनिंग समझ आ रहा है आपके बैटेक्स में एक्स का Yes, and yes. that is why it was not just x but शायद infinity Yes, is what you imagined. Yes. I And think शायद उसी path में you're working. Exactly. I think that is the core and the fundamental of us. कि और हमारा टैगलाइन में देखेंगे तो बियॉन्ड लिमिटेशंस है. तो कोई Okay. लिमिट नहीं है, मतलब बिना लिमिट के सोचो और काम करो. तो कब बैटेक्स नंबर 1 कंपनी इन इंडिया बन पाएगा? I think टेक्नोलॉजी में हम ऑलरेडी नंबर 1 हैं, right? Scale needs more capital infusion that we are in the process of deploying more funds and also raising more funds. So I think that will complete in the near time. And with that, I think we will attain that first position. But for us, the first position means is a better collaborator. So हमारे लिए collaboration, अगर हमारे ज़्यादा collaborations हैं more than our competitor, so हमें लगता है हम already number 1 है, right? तो I think revenue growth and all, तो ये सब तो commercial terms हैं, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाएंगे, but more collaboration is a more sustainable way to grow in this industry specifically. Today we have a true leader in our podcast show talking about his vision actually. Yes. So that is actually great to know. And ये Hmm. आपने 10 साल का एक फ्यूचर प्लान बताया, Yeah. बट हर एक स्टार्टअप की लाइफ फेज में एक ऐसा भी मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि Hmm. अब ये नहीं हो पाएगा. शायद पिछले 5 साल में या 6 साल में हम बात करें, when 2020 is when you started. तो क्या कभी वो एक ऐसा फेज या ऐसा मोमेंट था जब आप शायद दोनों को लगा कि अब मुश्किल हो रहा है? हाँ, ऐसा हुआ, कई बार हुआ. आई थिंक अभी तक 3 बार हो चुका है, राइट? हाँ. और हर बार हम एक बेटर इवॉल्व्ड कंपनी, बेटर इवॉल्व्ड टीम की तरीके से बाहर आए. लेट्स से जब स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, कितना ही वी डिडंट हैव इनफ मनी, राइट? वी हैव कम फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिलीज. जितना भी हमारे पास था और व्हाटएवर वी अर्न फ्रॉम आवर प्रीवियस वेंचर्स, हमने इसमें लगाया, एंड देन इट वाज नॉट गोइंग वेल. वी डिडंट हैव इनफ मनी. देयर वाज अ डे व्हेन वी थॉट कि अभी तो सब खत्म, अब तो पैसा है नहीं. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो हाउ मैजिकल द वर्ल्ड इज. हमें एक कॉल आया कि हमने आपके बारे में सुना है, आप एक बार मिलने आइए. हम गए मिलने, तो द जेंटलमैन वाज लाइक, ओके कैसे करते हो? सो he recognized our potential and he said, okay, you wait. He went to his home, he got his checkbook and wrote us 15 lakh rupees of check. Wow. First meeting. I mean, it was so magical. That was the exact day we thought कि अब नहीं होगा.
So that's how it happened, right? तो कभी लगा कि ऐसा बार बार सोचना चाहिए ताकि that check size would go quick? नहीं, फिर हमें उसके बाद काफ़ी इन्वेस्टर्स आ गए हमारे कैप टेबल पे, अब अच्छे अच्छे फैमिली ऑफिसेज आ गए, लाइक मैनकाइंड फार्मा केम, देन ऑल्सो मिस्टर Akshay Munjal supported us right in the initial days, and then Zephyr Peacock, one of our another investor and key investors today, is there. Then Excel Industry came in support. So we got very good mentors and people to support us. Then फिर क्या हुआ 2023 में, when the metal was, I think, was it at its peak January में, right? It crashed ओवरनाइट. जब आपका CATL ने बोल दिया था कि हम लिथियम $30 से ऊपर नहीं खरीदेंगे, एंड ओवर द नाइट द मार्केट क्रैश्ड. सो फ्रॉम देयर टू December 2025 it was a very tough time, right? So again it came to a point जहाँ पे March 25 हमें ऐसा लगा कि it is very tough to survive in this industry. Almost everything is over. We have built the plant, but we were running low on cash, right? Because a lot of money went into the plant. Then we realized now it's about to be over. That time our customers and our suppliers, they came forward to support us, right? Overnight, magically, things started changing. Government came into support. So that was a very, they came to a point where like everybody was like, abhi we cannot do because the entire market is collapsing. But then at that time, TDB came in, right? SIDBI came in. So I think we are a true beneficiary of government schemes, and we are very proud of that. So that changed a lot, and from there we turn around, and this year we're going to do 3x of our revenue. Wow. Right? So I think we learned, but we always came back with a better approach, understanding, and direction. So ये बहुत ज़रूरी है इनिशियल ईयर्स में एंटरप्रेन्योर्स के लिए. इसका मतलब ये नहीं कि हर साल ऐसा होगा, बट इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है. तो अब हम लोग एक दूसरे पे और ज़्यादा यू रिलाई ऑन ईच अदर मोर, एंड यू आर मोर फोकस्ड, एंड फंडामेंटली यू आर करेक्ट. बस. सो एज CEO ऑफ बैटेक्स काफ़ी स्ट्रेसफुल है या अभी भी एक अच्छी नींद आती है अब? आई थिंक लाइफ जो है अब ये मेटल के स्टॉक जो, मतलब अगर मैं पर्सनली बताऊँ अपना, तो माई लाइफ हैज बिकम लाइक मेटल स्टॉक. सो जब कोबाल्ट ऊपर जा रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, नीचे आ रहा है तो थोड़ा फिर वैसे ही रश फील होता है. बट and you understand to balance the highs and lows. I think so as a CEO of Batex, in last 6 years, whatever I have learned is balancing the highs and lows. This is exactly like how the metal industry is. So you have to become a metal man. Somebody told us very recently, and a very, very renowned business person told us that you need to have metal in you to be in metal business. Wow. So Kafi. that really motivated us. So we got our line for the life. Yeah, we have metal in us. तो आपकी बैटेक्स की टीम को एटलीस्ट ये तो पता है कि कोबाल्ट के प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं तो उत्कर्ष से मिलना है, और एल्स अगर नीचे जा रहे हैं तो दैट डे और वीक तो प्लान लेके आओ. CEO सर से बात रहना है. हाँ, तो प्लान के साथ मिलना फिर. सो थैंक्स उत्कर्ष, दैट वाज वंडरफुल टू नो. ग्रेट जर्नी दैट यू हैड. एक स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी हमेशा काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी बैरियर से भरी हुई होती है. आपने हमें सब कुछ बताया. नाउ वी हैव the final round. It's called What the FAQ, the rapid fire round. Yes. We have some good questions. We expect great answers from you. Okay, sure. I hope you're ready. Yes. Let's do Okay, it. so let's start. Forbes 30 under 30 or your first patent? Which moment meant more to you? First patent. Okay, I will tell it to Forbes. The hardest moment in the Batex journey so far? When we were there was a last day when we were out of cash. That was a very tough day, but we exactly knew what to do to get back on track. Okay. And one thing building a battery startup taught you there about India? Persistence, never give up, and that is the best thing in India to learn. I have so many friends who are from abroad and doing work in India. They have learned this in India, and when they went back, their life changed.
One habit that helped you survive the startup journey or still helping you? Yes. I think getting back up with fresh energy every day. So when at the end of the day you feel like yeah you are all dead, but again you have the courage to get back up. I think that's very important. Courage is very important in this industry. And one person, not the co-founder, not an investor, who shaped your thinking the most? I think our mentor, Mr. Rohit Chanana. Yes, he Okay. did that. Yeah. And how was he able to do that? Like, I think he fundamentally aligned personally me and both Vikrant towards the right goal, and also he taught us the meaning of wins and losing in the business. I think हमारे पास कोई ऐसा business mentor तो थे नहीं, but he has guided us personally. no, would be happy to meet him also. Yes, you should. And I have some questions. Isme one word answer only that I'm expecting. So one word for India's battery ecosystem today. Speed fast. Okay. One word for China's battery dominance. Declining. Okay. One word founders misunderstand about battery recycling. It's very easy. One word that defines Batex today. Beyond limitations. You're using the tagline now. One word India must learn from the global battery ecosystem. Collaborate. Okay, some more questions. Most underrated part of the battery supply chain today. Trust. Okay. One battery technology everyone talks about but few understand. Solid state. Solid state. Yes. Oh. One battery myth Indians still believe. Keeping them in your drawers will get their life longer. Recycle. Get them recycled, yeah. One hidden challenge in battery recycling nobody talks about. Traceability. Okay, we'll work on that. Yes. And this is some future advice. One advice to a 25-year-old who's entering the battery industry today or battery recycling industry today. Have a technology co-founder. Okay. Or you be yourself technology co-founder. Okay. At least you found one. Oh, I And have. that's all. I'm very lucky. So Vikrant, this is for you. So this is a Yes. compliment that your co-founder gave Yes, today. yes. One mistake, and this is the last one. One mistake India can't afford in the next 5 years. Don't sleep. कभी कभी कुछ पाने के लिए कम सोना पड़ता है. बिल्कुल नहीं सोना है. अगर आप if India sleeps today, if we are not on ground 24/7, we'll miss on this industry. This is going to go so fast. This is exactly like AI also. So I think India cannot afford to sleep today. You have to work 24/7 and you have to ensure that your gigafactories are up, your supply chain is in place, and you build your own national energy security. Otherwise, you will be dependent and you never know when the other will cut you from the back. So you can't afford to sleep. That's what I believe. So thanks Utkarsh, it was wonderful to have you on our show, and I think हमारे audience के लिए काफी मजेदार रहेगा, and they would be able to understand more about recycling. Thank you. No, I think this is my pleasure, and I have known you from a very long time, and what you are doing in the entire industry is a phenomenal work to connect and collaborate with everybody. I think there is no stopping for you. Just keep going and Thank you Utkarsh for those wonderful words. Thank you Yes. for being on the show. Thank you so much. Pleasure. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ व्हाट्स द विजन. आगे भी हम ऐसे विजनरीज आपके लिए लाते रहेंगे. आपने इस एपिसोड से अगर कुछ सीखा है तो इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करिए किसी और के साथ जो इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लर्निंग ले सके, और कमेंट करके हमें बताइए कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं या आपने इस एपिसोड से क्या सीखा. टिल द टाइम वी मीट अगेन, थैंक यू.